ब्रिटिशर्स आपको कोई मैप हैंड ओवर नहीं कर रहे थे कि ये है इंडिया। कॉर्नफील्ड ही वाज द एडवाइजर टू द क्राउड। उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स और मैप्स थे, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि वो जला रहा था कि ये अकेला सरदार ऐसा है जिसने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। सरदार पटेल ने सीधे शब्दों में कहा था कि आप गवर्न करना भी नहीं चाह रहे, गवर्न कर भी नहीं रहे, आप हमें भी नहीं करने दे रहे। 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं ट्रैवनकोर के आसपास। पहली, होमी बाबा को ट्रैवनकोर भेजा गया। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि अय्यर साहब का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अगर ब्रिटिशर्स का आपको देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 थे, एक थोरियम और एक था, उनको ये समझ में आ गया था कि 1944-45 में जब ये हिरोशिमा नागासाकी हुआ, थोरियम तो हमारे पास भी है। तो उन्होंने महाराजा को बताया, तो बोला इसके बलबूते पे हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करेगी। इस सब को करने के लिए जानबूझकर एक लड़के ने ये अटैक किया। बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई पुलिस एक्शन के, बिना कोई मेजर गिव अवे के ट्रैवनकोर को अपने साथ इवेंचुअली जोड़ लिया गया। क्या राजपुताना में गद्दारी हुई थी? जिन्ना साहब ने हनवंत साहब को ब्लैंक पेपर दिया था साइन करके, इस पर अपनी डिमांड्स भर लो। जब ये श्रीमान जी जा रहे थे मिलने माउंटबेटन से, वो किंग के पास एक पिस्टल थी कि या तो तू मान जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ये उनके वर्ड्स मेरे पास लिखे हुए हैं। जब मेरे पूर्वजों ने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके तो मैं इंडिया से अलग कैसे हो सकता हूँ? वो राजा इस तैयारी के साथ गया कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के महाराजा साहब ने अपना एक्सेशन पाकिस्तान के लिए साइन किया था। भुट्टो ने मना कर दी, जूनागढ़ के साथ कोई जाति नहीं हुई है। सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्ट का एरिया। सिर्फ 22 किलोमीटर का चिकन नेक, उधर बैठा हुआ था ईस्ट पाकिस्तान। जो भी कुछ सरदार पटेल ने किया वो ये सारी चीजें रोक पाया कि एक और कश्मीर इस वाले बॉर्डर पर ना आ जाए। नागालैंड में हमारा प्रॉब्लम क्या है? 15 अगस्त से एक दिन पहले नागाज ने अपने तरफ से बोल दिया कि हम तो इंडिपेंडेंट हो गए। 14 तारीख को जब वो शिलोंग गए और वहाँ गवर्नर साहब से मिले तो उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं जी हम मर्जर नहीं करेंगे। सरदार पटेल साहब ने कहा महाराजा साहब वापस जब जाएंगे जब वो साइन कर देंगे, ब्लॉक कर दीजिए उनका वापस। जब तक वो साइन नहीं करेंगे ना वो हमारे गेस्ट रहेंगे। हैदराबाद को बोला जाता है कि बहुत ही अमीर स्टेट होता था ये उस समय, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच, और इनका ये था कि हम पाकिस्तान में जाकर विलय करेंगे। निजाम वाज वेरी क्लोज टू माउंटबेटन। उन्होंने इंडियन करेंसी को अपने यहाँ बैन कर दिया। अब इस बात का दंड मिलना चाहिए। सरदार पटेल ने पूरे के पूरे हैदराबाद को घेरा। जो सरदार पटेल जी हैं उन्होंने माउंटबेटन के सामने एक सिचुएशन ये क्रिएट कर दी कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जिसको सरदार पटेल के अलावा शायद कोई और सॉल्व नहीं कर सकता था। 565 प्रिंसली स्टेट थे जो कि आज़ाद कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी देते हुए भारत को। इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ 10 हफ्ते का टाइम था, और ये 10 हफ्ते में क्या क्या होता है, कैसे ट्रैवनकोर इम्पोर्टेंट बनता है, कैसे राजपुताना साथ में आता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, और इन सब जगहों से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें से काफ़ी कुछ आप लोगों ने हमें भेजे हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं शैलेंद्र सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारे पॉडकास्ट में। जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा क्योंकि आप देश के उन पॉइंट्स को लेकर आ रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले डिस्कस हो रहे थे। इनफैक्ट मेरे लिए तो बड़ी शौक बात है कि आप वो चीज़ें एड्रेस कर रहे हैं जो शायद लोगों को नहीं पता है और उनके ऊपर आप एक खुलासा कर पा रहे हैं। मेरी खुदकिस्मती है कि मैं आपके साथ इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। अरे थैंक यू सो मच सर। सर 40% इंडिया जो भारत का था वो प्रिंसली स्टेट्स के पास था। अगर हम नक्शा देखें इसका तो इस तरह का कुछ नक्शा दिखाई देता है, जहाँ पर ये जो हाईलाइटेड वाला पीला वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये प्रिंसली स्टेट्स के पास था। और एक प्रपोजल ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा एक प्रिंसेस्तान बना दिया जाए, जहाँ पर ये 565 जो स्टेट्स हैं इनको यूनाइट करके एक अलग कंट्री बना दिया जाए। यानी कि भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिख रहा होता उसमें। अब इस मुद्दे को लेकर के हमारी तरफ से सरदार पटेल, नेहरू और मेनन जी, ये सब लोग साथ में काम कर रहे थे। सबसे पहले मेरे ख्याल से एक मेरे मन में सवाल आता है जो कि काफ़ी ऑडियंस ने भी पूछा, क्या नेहरू और पटेल इस मामले में यूनाइटेड थे? देखिए, अगर बाल की खाल निकालेंगे तो अगर कहीं बातें जो चली भी थी
कि कुछ डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस जो हैं वो होने भी चाहिए कि जब दो इंटेलिजेंट माइंड काम करते हैं। और आप तो कह रहे हैं कि समस्या थी, मैं कह रहा हूँ ये तो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। हो सकता है 10 चीज़ों के ऊपर नेहरू की सोच और पटेल का काम करने का तरीका शायद मैच नहीं खाता होगा, लेकिन बॉटम लाइन ये थी कि उन्होंने देश बनाना था। हमारे पास इंडिया नाम का देश ब्रिटिशर्स हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। दे वर ओनली हैंडिंग ओवर कि जो जिसके जहाँ जैसा मन में आए वो कर सकता है। हर किंग को अलाउड था कि वो ही कैन बी इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें 99 नहीं 100% नेहरू वाज डिपेंडिंग ऑन पटेल। और इसीलिए अगर आप मोटे तौर पर देखें, पटेल साहब को पटेल क्यों नहीं बोलते लोग, सरदार क्यों बोलते हैं? क्यों? वाई इज ये सरदार? क्या वो सिख से थे? वो नहीं। नहीं थे। गुजरात का आदमी सरदार कैसे हो सकता है? सरदार इज लीडर। हाँ। दैट लीडरशिप क्वालिटी उसकी जो थी, ये नेहरू को पता था कि चीजों में जहां जहां पटेल उनके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें भारत के लिए ठीक है, हुँ। इसलिए वो एग्री नहीं कर रहे हैं। इसका कोई हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है? नहीं, अगर आप एक बड़ा अच्छा सा डॉक्यूमेंट देखना है तो वो जब शुरुआत में जब गवर्नमेंट बनी 46 में, हुँ। इंटरिम गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस गवर्नमेंट में पटेल साहब को, सरदार साहब को होम मिनिस्टर बनाया गया। हाँ जी। अच्छा, तब तक क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग आई हुई अंदर नहीं थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। हुँ। जब उन्होंने देखा अरे नहीं, ये तो बात बनती चली जा रही है, ये तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रही है, तो अराउंड दैट टाइम उन्होंने सडनली सितंबर अक्टूबर में बोल दिया कि हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। हुँ। अब मुस्लिम लीग के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि जिन्ना इन्वॉल्व है। जिन्ना के साथ एडवांटेज ये था कि माउंटबेटन का खास है, तो ले देकर उन्होंने बोला हमें भी इस गवर्नमेंट का पार्ट बनना है। और जब हमें गवर्नमेंट का पार्ट बनना है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग व्हाटएवर, दे सेड कि हमारा तो होम मिनिस्टर होना चाहिए हमारा। हुँ। अब ये अपने आप में एक बड़ी मुसीबत थी कि अगर आपने इस समय पर, जब आपकी डेवलपिंग स्टेज है, आप एक कंट्री बनाने जा रहे हो, एक मैप बनाने जा रहे हो, क्योंकि इससे पहले कोई मैप नहीं था। हुँ। इससे पहले तो ब्रिटिशर मैप था और ब्रिटिशर्स आपको हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। तो दैट इज़ द टाइम जब पहली बार नेहरू ने राइटिंग में, देयर इज़ अ लेटर एक्जिस्टिंग ऑन दैट, जिसमें लिखकर उन्होंने माउंटबेटन को दिया कि नहीं जनाब, हम होम मिनिस्टर किसी हालत में किसी को नहीं बना सकते। ये अगर शायद लेटर आप रेफ़र कर रहे हैं। ये लेटर में लिखा है कि I dear Lord Weville, I have just received your letter of today's date. I hasten to write to you and tell you that your decision to take away the home portfolio from Sardar Patel and give it to Muslim League is one which will lead to certain consequences which I have clearly indicated to you already. यानी कि वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू इस बात को। देखिए, और ये सारी बातें जो है ना, ये अंग्रेजी है। हाँ, हिंदी में जब हाँ। जब अगर सीधी बात करें, नेहरू ने ये स्टैंड लिया, हुँ। लोग क्रिटिसाइज करते हो, डिफरेंसेस रखते हो, ये है वो है, लेकिन नेहरू ने ना केवल स्टैंड लिया, उसको राइटिंग में हुँ। उन्होंने डाला। वेवल जो थे वो माउंटबेटन के या क्राउन के एडवाइजर होते थे उन हाँ। दिनों में। सो उनको उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोला कि ये नहीं होगा। जब आप लिखते हैं ना तो ऐसी रूड लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते हाँ। हैं। आई कैन ऑलवेज टेल यू सर ये प्लीज नहीं होगा, बट नहीं होगा मीन्स नहीं होगा। ऑपरेशनल पार्ट वही ये है। बिकॉज दैट इज, ये प्लीज लगा देना, काइंडली कंसिडर, दीज आर ऑल वर्ड्स। सो हाँ। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इसकी अंग्रेजी पर मत जाइए। हाँ, उसके पीछे का जो भाव है वो वो देखिए। सीधे सीधे दिखाता है कि नेहरू कुड टेक अ स्टैंड। हाँ। उन्होंने वो स्टैंड लिया। और मैं तो कहता हूँ यही स्टैंड सबसे क्रिटिकल था सरदार पटेल के लिए, क्योंकि अगर उस समय उनको हटा दिया जाता बाई हुँ। चांस, हुँ। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं, हुँ। मुझे नहीं लगता आपको एक इंडिया इंडिया मिलता। आपको फिर इंडिया नहीं मिलता, आपको एक प्रिंस स्थान मिलता। हर एक प्रिंस अपने अपने हिसाब से चलता, हुँ। क्योंकि ये अकेला सरदार ऐसा है हुँ। जिसने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कई जगहों पर वो नेहरू के साथ एग्री नहीं करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नेहरू साहब को खफा कर दिया। दसियों एग्जाम्पल हैं जहां पर जब जब जो प्रॉब्लम आई, नेहरू का पॉइंट ब्लैंक एक स्टेटमेंट चलता था, पटेल सरदार साहब को दीजिए वो करेंगे। वो हुँ। नहीं मान रहा, सरदार साहब को दीजिए वो करेंगे।
उस सरदार साहब के लिए अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते, तो ये मेरा आकलन कहता है, नेहरू साहब आप इंडिया नहीं बना पाते, बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदुस्तान आपका नहीं बनता। जो हिंदुस्तान को जिस तरीके से, क्योंकि देखिए मैंने इसीलिए कहा ना साम दाम दंड भेद, क्योंकि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। हुँ, इसमें डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है, इसमें कोर्शन इन्वॉल्व है, इसमें थ्रेट भी इन्वॉल्व है। आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने कत्लेआम करना है कहीं पर। हुँ, इसलिए आप देखते हैं कि मेरे ख्याल 1 या 2 इंसिडेंसेस के अलावा कहीं पर मिलिट्री का इंटरवेंशन इंडिया की तरफ से नहीं हुआ। मिलिट्री को मोबिलाइज़ किया गया, खड़ा किया गया, सिवाय श्रीनगर के, क्या क्योंकि वहाँ पर वो तो कबीले वाले थे, वो ट्राइबल्स जो आए थे, ऐसा पाकिस्तान का कहना है हुँ। कि वो तो भई हमारे थे ही नहीं। तो उनके खिलाफ ज़रूर इंडियन आर्मी को आना पड़ा, बट बाकी सब जगहों पर ऐसा कोई पिच्ड बैटल या कत्लेआम नहीं हुआ, जिसको कि आप ये कह पाएँ कि हमने ज़बरदस्ती किया। हर एक को सिचुएशन बताई गई, गारंटीज़ दी गई कि अगर आप डिफेंस, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी, इन 3 को छोड़कर हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हुँ। हालाँकि अगर आप जिन्ना की बात करें, तो जिन्ना ने ऑफ़र किए थे ब्लैंक पेपर साइन, भरिए इस पर क्या भरेंगे, जो तो आपको चाहिए। इन सारे इंसिडेंट्स पे आएँगे हम। स्टार्ट करते हैं सर ट्रावनकोर से। ट्रावनकोर बहुत ये एक ऐसी जगह थी इंडिया में जिस पे अचानक से जैसे ही आज़ादी का बिगुल बजने को हुआ, सारी विदेशी ताकतें जो थी, वो उनका फ़ोकस चला गया कि भई इंडिया-विंडिया बाद में देखेंगे, ट्रावनकोर पहले सिक्योर करो। क्या था ऐसा ट्रावनकोर में जिसकी वजह से सारी दुनिया ट्रावनकोर को पहले सिक्योर करना चाहती थी और चाहती थी ट्रावनकोर आज़ाद हो जाए? हम उस समय के डिस्प्यूटेड एरियाज़ पर जाएँ उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात ये ज़रूर होगी कि इंडिया उस समय किस सिचुएशन में था बिल्कुल। और किस तरीके से और क्यों इस तरह के डिस्प्यूट्स निकल कर आए। हुँ। अगर आप मोटे तौर पर देखें, 1947 से पहले जब 46 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला, 40% से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे। देयर वाज़ हाँ। नथिंग कॉल्ड एज़ इंडिया। उससे भी बड़ी बात, ब्रिटिशर्स आपको कोई मैप हैंडओवर नहीं कर रहे थे कि ये है इंडिया। हुँ। बाएँ तरफ ये है, दाएँ तरफ ये है, ऊपर ये है या नीचे। दे वर नॉट हैंडिंग ओवर एनीथिंग लाइक दैट। हुँ। दे और ये डेलिबरेटली वो आपके ऊपर छोड़ रहे थे कि आप एक क्योस में रहें। दुनिया माने ना माने, बट ये फैक्चुअली करेक्ट है, पाकिस्तान वुड हैव नॉट गॉट क्रिएटेड अगर जिन्ना को ब्रिटिशर्स ने नहीं उठाया होता ऑन रिलीजियस लाइंस। उन्हें दिख रहा था कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक जगह साथ हो लिए तो वर्ल्ड में काफी तकलीफें आएंगी, और वहां पर वो ट्रेवनकोर वगैरह आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इस सब को करने के लिए जानबूझकर सरदार के पास या सो कॉल्ड सरकार जो बन रही थी, उसके पास सिर्फ 10 सप्ताहों का टाइम था कि इसके अंदर अगर आपने कर लिया तो कर लीजिए। उन्होंने आपको 1 साल नहीं दिया, ओनली 10 वीक्स वर देयर। क्योंकि वो कुछ मई एंड या जून के स्टार्टिंग में 1947 में उन्होंने वो कहा कि भई 3 अब आप जून डिसाइड। टू 15th ऑफ अगस्त हाँ, वाज़ द 3 जून। टाइम गिवन। हुँ। मतलब ऑफिशियल है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ब्रिटिशर्स जब वो नेवल म्यूटनी हुई, उसके इमीडिएटली बाद दे लेफ्ट इन अ हरी, हुँ। और जब दे वर इन अ हरी तो उनके दोनों एम अचीव हो रहे थे। एक कि उन्हें इस सब में पढ़ना नहीं था, और दूसरा दे वांटेड कि इंडिया मस्ट रियलाइज, हिंदुस्तान मस्ट रियलाइज कि व्हाट अ chaos ब्रिटिशर्स वर हैंडलिंग। हाँ। दैट इज अनदर पॉइंट। सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि माउंट बैटन, और ये सरदार पटेल ने कई बार बोला, और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक माउंट बैटन को बोला, या तो आप गवर्न करिए या मुझे गवर्न करने दीजिए। हुँ। आप ना तो खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि आप जाने के मूड में हैं, और अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उस चीजों के बीच में आप अटकते चले जा रहे हैं। वो जो उनका एक बंदा था ना, क्या, आई कांट रिमेम्बर हिज नेम, सम फील्ड, आई एम फॉरगेटिंग हिज, कॉर्नफील्ड। कॉर्नफील्ड। हाँ। कॉर्नफील्ड कौन था? ही वाज द एडवाइजर टू द क्राउन। कॉर्नफील्ड का क्या काम था? पॉलिटिकल एडवाइस देना। और उसमें जो सबसे बड़ी एडवाइस का जो मुद्दा होता था वो ये कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स और मैप्स थे, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि वो जला रहा था, वो हैंडओवर नहीं कर रहा था। इसका एक कागज़ भी हमें मिलता है। जब ये ल लॉर्ड माउंटबैटन का जब इंटरव्यू लिया गया, उसमें उन्होंने बोला रे कॉर्नर्ड कॉरफील्ड के बारे में करेक्ट। कि ही रियली वाज़ वेरी, वेरी नॉटी। ही ट्राइड टू मॉक अप द प्रिंसेस टू गेट देम टू स्टैंड आउट।
यानी कि वही वो प्रिंसेस को भड़का रहा था कि आप अपना देश क्यों नहीं बना लेते? सो इसीलिए मैंने आपको बोला अंग्रेजी इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, दे आर राइटिंग नॉटी। नॉटी, व्हाट हाँ, इज नॉटी? नॉटी तो शरारती बच्चा है, नहीं। ही वाज वर्किंग अगेंस्ट इंडिया। यस, ही वाज, वो बोलता हूं ना मैं जिसको, वो उन प्रिंसेस को, उन प्रिंसली स्टेट के मालिकों को मोटिवेट कर रहे थे, टिकल कर रहे थे कि आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और यही यही उन्होंने भी जो सर आपने बोला कि भई ही बर्न्ट ऑल द देखो पेपर्स दैट इज देयर एंड एग्जैक्टली। ही ट्राइड टू ऑर्गेनाइज प्रिंसेस टू रेजिस्ट। हाँ, तो अब देखिए ना, रेजिस्ट का मतलब है एक्चुअली जो ग्राउंड पर हुआ, ही वाज गिविंग देम अ फ्री रन कि अगर आप चाहें आपको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रिटिश एम्पायर आपके साथ खड़ा है, आप कृपया कर कर अपनी खुद की प्रिंस की कंट्री बना सकते हो। हाँ, और वहां से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुए कि ट्रेवनकोर ले लीजिए, वो आप जूनागढ़ ले राजपूताना, लीजिए, वगैरह वगैरह, वो हाँ, राजपूतों के ऊपर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हालांकि राजपूत वर नेवर एवर अगेंस्ट इंडिया एज फार एज आई एम कंसर्न, हुँ, नेवर एवर। एक ऑड प्रिंस कुछ कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन उससे इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी की पूरी आवाम उस राजस्थान की या उस राजपूताना की कि वो अगेंस्ट थी। हुँ, सो इसलिए ये जानना जरूरी है कि जहां जहां आप प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि वो प्रॉब्लम के पीछे भी ब्रिटिशर्स थे, हुँ, और दैट इज व्हाई दे वर नॉट सॉल्वेंट। हुँ। एक सर जो आपने बात कही ना वो भी आउटलुक में एक आर्टिकल छपा था। वो बात भी छपी हुई है, मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक तरह से डाँट दिया पटेल ने लॉर्ड माउंटबैटन जो बोला जाता था उस समय, जो इंडिया के वाइसरॉय थे, जिनको नहीं पता, और उनको ये सौंपा गया था कि भई आप ये पार्टीशन पूरा ओवरसी करिए। उसमें क्या बोला उन्होंने? जो आप डांटने वाली बात कर रहे हो, वो हुँ, डांटने का डिस्प्यूट ही यही था कि पहली बार या मे बी आखिरी बार एक वॉइस रॉय को होम मिनिस्टर डेजिग्नेट सरदार पटेल ने सीधे शब्दों में कहा था कि आप गवर्न करना भी नहीं चाह रहे, गवर्न कर भी नहीं रहे, लेकिन हमें अगर मिनिस्ट्री बनानी है, हमने सरकार बनाई है, आप हमें भी नहीं करने दे रहे। आप डिसाइड करिए कि आप चाहते क्या है, क्योंकि अब हम अपने तरफ से जो वो डिसीजंस लेंगे, जो गवर्निंग पॉलिटिकल गवर्नेंस का जो मामला है प्रिंसली एस्टेट के ऊपर, वो अब हमारा अधिकार है। दैट इज द स्नब गिवन टू वाइस रॉय कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शी आप। डिड नथिंग, एग्जैक्टली, यू आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप इट। हाँ, सिंस यू हैव कम आउट हियर थिंग्स हैव गॉट मच वर्स। ये पटेल कह रहे हैं वाइसरॉय को, देयर इज अ सिविल वॉर ऑन, देयर इज अ सिविल वॉर ऑन एंड यू आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप इट, यू करेक्ट। वोंट गवर्न योरसेल्फ एंड यू वोंट लेट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न। ये वही वाली बात आ गई कि हाँ, आप गवर्न कर भी नहीं रहे हैं और हमें करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद हम अपनी तरफ से अपने प्रिंसली स्टेट्स को पॉलिटिकली गवर्न खुद करेंगे। हाँ, दैट इज व्हाई इट वाज ट्रीटेड वेरी हाई, क्योंकि इवन नेहरू इस तरह की लैंग्वेज माउंटबेटन के साथ इस्तेमाल नहीं करते थे। हम्म, ये सिर्फ और सिर्फ अकेले सरदार साहब ने है जो जो कर लिया, बट अपने आप में इट सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स के ब्रिटिशर्स को और वॉइस रॉय को उनकी जगह दिखाई गई हम्म, कि इस सब के बीच में लॉ एंड ऑर्डर, इंटीग्रेशन, हाँ, मर्जर, ये सारी चीजें, एक्सेशन, ये अब आपका टॉपिक नहीं है, ये अब हमारा टॉपिक है। हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे साथ मर्जर और एक्सेशन कर रहा है, कितना जल्दी कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये अब आपका हक नहीं है। आई यानी थिंक कि पटेल साहब कहीं ना कहीं ये भाप गए थे कि ये तो चाह रहे हैं कि ये और टूट जाए और फ्रैगमेंट हो जाए कंट्री। ऑब्वियसली देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि चाहे नहीं भी चाहते हो, बाई चांस 1% अगर बेनिफिट ऑफ डाउट ब्रिटिशर्स को दिया जाए, तो मैं ये जानना चाहूंगा उनको ये बेनिफिट क्यों दिया जाए, क्योंकि उनका कौन सा ऐसा एक्शन है जो बताता हो कि यस दे डिडंट वांट कि हम्म, फ्रेगमेंटेशन ना हो। हम्म, उसके खिलाफ तो कोई उन्होंने काम किया ही नहीं। मैं आपको 10 एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं जहां जिन्ना की जो जान पहचान थी माउंटबेटन के साथ, उसको यूज करते हुए चीजों के बीच में रोड़े अटकाए गए हम्म, जो नहीं होने चाहिए थे, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद निजाम इतना लंबा चौड़ा क्यों बात कर गए, वो हम जब हैदराबाद टॉपिक कवर करेंगे मैं आपको बताऊंगा हम्म, कि कैसे माउंटबेटन का रोल उसके अंदर कैसे आता है। हम्म, क्योंकि माउंटबेटन का सबसे बढ़िया दोस्त वो दी एडवोकेट जो हैदराबाद के लिए फाइट कर रहा था यूएन में कि हमारा स्टेट अलग होना चाहिए। हम्म, निजाम साहब को लगता था कि हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, वो रिच एरिया माना जाता था, काफी हद तक उनके पास पैसा था, बट
दैट्स द वे इट इज। इसी तरह आपको और इंसिडेंसेस में बता सकता हूँ जहां पर इंडियन करेंसी को बैन कर दिया गया, हम्म 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब माउंट बैटन के नाक के नीचे हो रहा था, और पाकिस्तान की तरफ जो जो बेनिफिट जा रहे थे, दैट शोज कि माउंट बैटन इंडिया के ओपन फेवर में दिखते जरूर थे, बट अपने आप में उनके काम जो थे, जो उनके एडवाइजर्स जो थे, दे वर नॉट प्रो इंडिया। हम्म अब सर अगर ट्रैवनकोर की बहुत बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रैवनकोर में हुआ क्या था। एक बार नक्शे पे अगर हम ट्रैवनकोर देखें वापस नक्शे पे जा करके, तो काफ़ी निचले सदर्न टिप ऑफ इंडिया है एक तरीके से। ट्रैवनकोर हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों था और पूरी दुनिया के लिए भी इतना ज़रूरी क्यों हो गया था? देखिए, सबसे अगर आप इस मैप को ही देख रहे हैं, आप ट्रेवनकोर सबसे नीचे वाली जगह देख रहे हैं। हाँ जी। ये जो ट्रेवनकोर अभी आप देख रहे हैं, ये ट्रेवनकोर अकेला नहीं था, दैट वाज पार्ट ऑफ द कोचीन आल्सो। हुँ, इसके वजह से वो मैसूर और मद्रास तक वाला कंप्लीट एरिया आपका निकल जाता। हुँ, दैट मीन्स आपकी जो सदर्न टिप है, मद्रास से लेके मैसूर से लेके बेंगलोर, कोचीन, ट्रेवनकोर, ये पूरा का पूरा अगर आपके हाथ से निकल जाता, तो हुँ, इसका मतलब ये भी है, बड़े तौर पर अगर बात करी जाए, कि आपकी जितनी भी सी लिंकिंग है साउथ वाली साइड की, वो आपकी अफेक्ट होती। पूरा पहली बात, इंडियन ओशन। बोला बड़ी बात। हुँ, उससे भी बड़ी बात, जिसके लिए हम बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है ब्रिटिशर्स का। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अगर ब्रिटिशर्स का आपको देखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो थे। एक वो था कि थोरियम, और एक था मोनाज़ाइट। मोनाजाइट। मोनाजाइट क्यों? क्योंकि इस अकेले एरिया में ये जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड ये जो दो आइटम्स हैं, वो आपको अपने कंट्री में यहाँ ज्यादा मिलते थे। हुँ, और इसके ऊपर नजर किसकी थी? ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर सकते हैं हम। 73% रिक्वायरमेंट ऑफ थोरियम बाय द यूएस वाज ट्रेडेड। उसको ट्रेड किया गया था यूके द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, जो यहां से निकलकर जाती थी यूएस के लिए। तो ऑब्वियस बात है कि ब्रिटेन हमेशा चाहेगा कि ये वाला एरिया मेरे से डायरेक्टली वन टू वन रहे, क्योंकि सरदार पटेल तो अपने हिसाब से काम करेंगे, वो तो इंडिया इंटरेस्ट में काम करेंगे, और हुँ, हमारा इंटरेस्ट सर्व नहीं हो सकता। और इसीलिए आप उस समय के टाइम में देखते हैं कि इवन यूएस ब्रिटिश ब्रिटेन के खिलाफ नहीं जा रहा था, हुँ, क्योंकि उनके अपने ट्रेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। सो अगर मोटे तौर पर बोले, तो मैं ये जरूर मानूंगा कि केरला और कन्याकुमारी वाला जो एरिया है, उन्होंने एक्चुअली शुरुआत में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। ये सबसे पहले थे अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर यस, करने के लिए। यहाँ से वो कहते हैं ना, छुआछूत की बीमारी शुरू हो गई। हाँ, ये वो वाले थे जिन्होंने दिखा दिया। पर अब तक तो बातें चल रही थी कि आप प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वो थे जिन्होंने कर दिखाया। हुँ, अब उसके वजह से रिपरकशन क्या हुए, वो एक अलग बात है। बट फाइनली बेटर साइंस प्लेवेल्ड कि वो 12 अगस्त, ये सब देखिएगा ज्यादातर स्टेट जो है 10, 11, 12, 13 अगस्त, लास्ट मतलब लास्ट में। 3 दिन 4 दिन, मतलब उससे पहले इन्होंने अपने सारे अंगड़ाइयां ली हैं, हाँ, सारी कोशिशें करी है। और जब उन्हें दिख गया कि ये सरदार जो है, ये सरदार सरदार नहीं है, ये देश का सरदार है, ये आपके सो कॉल्ड ट्रेवनकोर का भी सरदार है, ये दूसरे किसी सरदार को खड़ा नहीं होने देगा। अगर आपने खड़ा होना है एज अ प्रिंसली स्टेट, हुँ, ट्रेवनकोर की तरह अगर आपने खड़ा होना है, तो आप मेरा वो शेड्यूल सी, जो सी स्टेट बोलते थे ये लोग उन दिनों में, आप सी स्टेट की तरह हो सकते हैं। आपको आपकी पूरी पूरी इंडिपेंडेंस दी जाएगी, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रक्चर वो हमारे पास होगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक दैट इज वेयर ट्रेवनकोर ऑल्सो किंग रियलाइज्ड के इसमें बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अगर जुड़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ यहाँ नीचे से जुड़ेंगे कैसे? हुँ, और हमारे लिए तकलीफ ये थी कि अगर ये हमारा निचला वाला हिस्सा किसी भी तरह से प्रो पाकिस्तान होता है, तो हमारे लिए तो दो तीन तरफ से, एक तरफ बांग्लादेश वाला ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा, एक वेस्ट पाकिस्तान हो जाएगा, एक साउथ पाकिस्तान हो जाएगा। तो तीन तरह का पाकिस्तान को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो स्ट्रैटेजिकली इसके पीछे सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी सेंस थी, जो मुझे लगता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर उस समय काफी आवाजें उठी थी कि नहीं, अगर प्रिंसली स्टेट को अलाउड है तो उसको अलाउड होना चाहिए। हुँ। वेल ये दिस उधर इज, के जो दीवान थे ना सीपी अय्यर जी, यस अय्यर। अ, उनको ये समझ में आ गया था कि एक्चुअली 1944-45 में जब ये हिरोशिमा नागासाकी हुआ 45 में, उसके बाद उन्होंने जो है आंकलन लगाना स्टार्ट कर दिया
कि अच्छा थोरियम तो हमारे पास भी है, रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका इस्तेमाल करके कल को हम उन्होंने बोला ये एक आर्टिकल छपा था, यहाँ उन्होंने बात करी है इस चीज़ की कि बिजली भी बन सकती है इससे और इसक बम भी बन सकता है, ये उन्होंने महाराजा को बताया। और बोला इसके बलबूते पे हम इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करेगी। अब ऐसे में मैं थोड़ा-सा हैरान था ये पढ़ के कि साइंटिस्ट को भेजा गया, क्या हुआ था उस समय? नहीं देखिए, ये जो असेसमेंट करी गई थी ना, हाँ, वो इसीलिए करी गई थी क्योंकि अय्यर साहब जो थे पढ़े लिखे बंदे थे। हाँ। ही वाज़ आल्सो एडवाइज़र, तो इसलिए उनकी सुनी जाती थी उन दिनों में। ट्रेवनकोर के अंदर उनकी काफ़ी अच्छी वो थी। और आप एक बात बताइए ना, हुँ, अगर आप किंग हैं और अगर मैं आपको ये फैक्ट्स दूँ कि थोरियम और मोनाज़ाइट जो है, वो सर हमारे पास है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हाँ, यूरेनियम किसी को चाहिए, हाँ, अगर वहाँ तक जाना है, हुँ, तो हमारे तरफ ज़रूर देखेगा। ऑलरेडी 73% यूएस की जो रिक्वायरमेंट है, ब्रिटेन हम ही से लेके देता है। हुँ, इसका मतलब हमारी इम्पोर्टेंस यूएस, ब्रिटेन और बाकी कंट्रियों के साथ बनी रहेगी। हाँ, उससे भी बड़ी बात, कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये आइटम हमारे पास है, तो पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देखेगा। बिजली हम इससे पैदा कर पाएँगे। हम एक अपना अलग इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी वैलिड फ्रॉम हिज साइड। मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हुँ, विदाउट रियलाइजिंग कि आपकी जिंदगी सिर्फ इसी पर नहीं चल सकती। हुँ, अगर आप ये सोचें, आपको एडवांटेज मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हुँ, कब तक, हुँ, कितना? हुँ, क्या आप सिर्फ थोरियम के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे? आपको जिंदगी में काफी कुछ और भी चाहिए। सो इसीलिए उस समय के जो साइंटिस्ट वाला जो बात चली थी, वो इसीलिए चली थी कि भाई क्या है और कितना है, हाँ, वो भी एक अपने आप में मैटर था उस समय। सो इसलिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अय्यर साहब अपने तरफ से ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो अपने देश ट्रेवनकोर के लिए, उनके हिसाब से देश, हुँ, वो अपने देश का कोई एक्चुअली भला नहीं करने वाले थे। हाँ, वो अपने आप को यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन या वर्ल्ड की तरफ देख रहे थे। देख तो मैं भी रहा था। हुँ, मेरा देश जो है, आपको क्या लगा है, सरदार साहब ये जितने साब काम कर रहे थे, वो प्रिंसली स्टेट को सारे फैसिलिटी क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कि सबको इकट्ठा करो, एक अम्ब्रेला के नीचे लाओ। हुँ, क्योंकि अगर आप 562 565 कंट्रीज बनाने की कोशिश करोगे, तो आप टूटते जाओगे हर बार। और अपने आप को कितना सस्टेन कर पाओगे? किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। सो अपने आप में ट्रेवनकोर फाइनली रियलाइज्ड कि वो 12 अगस्त को उसने अपना एक्सेशन कर लिया, व्हिच वाज वेरी बेनिफिशियल टू देम। और हमारे लिए, सरदार के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये था हुँ, कि ये जो सुरली चली थी या जो उठी थी कि नहीं आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हो, ये रुक गई, बुझ गई और फाइनली मिल गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा उनके पास जो फेंस सिटर थे, जो सोच रहे थे कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उनको दिखने लगा कि सरदार मानेगा नहीं, ज्वाइन तो करवा के ही छोड़ेगा। इट इज़ बेटर कि आप खुद ही ज्वाइन कर लो। सर 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं ट्रैवनकोर के आसपास, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि आप एज़ अ नेशनलिस्ट मैं समझ रहा हूँ कि आप उन चीज़ों से आगे करके कंक्लूजन पे जा रहे हो। मैं वो 3 चीज़ें निकालना चाहूँगा। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि होमी बाबा को ट्रैवनकोर भेजा गया और एक जॉइंट एटॉमिक कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि ट्रैवनकोर की नेगोशिएशन कम हो जाए। ये पहली कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी कि होमी बाबा एक साइंटिफिक पर्पस से तो जा रहे थे बट एक नेशनल मिशन पे भी थे और नेहरू और होमी बाबा काफी क्लोज होते थे उस समय में। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि अय्यर साहब का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था हुँ। जिसके बाद वो घबरा गए थे थोड़ा और उनकी मांग ट्रैवनकोर को इंडिपेंडेंट करने की थोड़ी सी कम हो गई थी। तो वो कैसे हुआ, ये दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चलती है कि ट्रैवनकोर के महाराजा को ये खबर भेज दी गई थी कि अगर आपने इंडिया के साथ नहीं जुड़े तो आपके यहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगी और सिविल वॉर कराने के लिए जो भी बंदोबस्त है वो ऑलरेडी तैयार है। ये 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं, इन तीनों पे आपका क्या व्यू है? नहीं देखिए, जहाँ तक जॉइंट एटॉमिक कमीशन वाली बात है, दैट वाज़ अ रियलिटी, जो कि एक ठीक बात भी थी। क्योंकि इंडिया अगर स्पेसिफिकली ट्रेवनकोर को एड्रेस करता कि आपका एटॉमिक एटॉमिक नहीं, इंडिया ने स्मार्ट, सरदार साहब ने एक बड़ी स्मार्टनेस ये दिखाई। उन्होंने कहा ये तो नेशनल एटॉमिक कमीशन है, हुँ, इसमें ट्रेवनकोर का जो एटॉमिक है वो भी इसका पार्ट बनेगा। हुँ, दैट अमाउंट्स टू कि विदाउट डिक्लेयरिंग
कि हम आपके द्वारा ब्लैकमेल हो सकते हैं या आप थोड़ा हाई हेडेड हो सकते हैं, उन्होंने वो पॉइंट किल कर दिया कि हाँ, अगर अगर हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई एटॉमिक एस्पिरेशन, रिजर्व या कुछ भी है, तो वो भारत के जॉइंट कमीशन के नीचे है। हुँ। आप उससे अलग नहीं है। सो इस सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी को जिसको हम बोलते हैं ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्मार्ट एक्ट। यानी दूसरे शब्दों में बोला जाए तो टेक्नोलॉजी या साइंटिस्ट हमारे पास हैं, हाँ, थोरियम आपके पास है, दोनों मिल कर के बनाएँगे, तो इसको अलग-अलग नहीं देखते हैं। रिसोर्सेज़ और साइंटिस्ट ब्रेन जो होमी भाभा और भटनागर जी होते थे जी, उस जी, समय, जी। वो मिल कर के बनाएँगे। ये उन्होंने पहले पॉइंट में ये स्ट्रैटेजिक मूव था। एब्सोल्युटली। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं सिविल वॉर की, सिविल वॉर दूसरा सर जो वो जो अय्यर के ऊपर अय्यर अटैक। हाँ। देखिए, अय्यर साहब एक पर्टिकुलर जगह पर गए थे हुँ, और ऐसा समझा जाता है कि ये जो लोग थोड़े डिसग्रंटल्ड उस समय चल रहे थे ट्रेवनकोर के एरिया में, उन्होंने उनमें से एक लड़के ने ये अटैक किया था। हुँ, और वो अटैक जिस तरीके से किया था, इट वाज़ टेकन एज़ कि वो पूरा मारने के लिए किया था। ये मतलब दिखावे वाली बात नहीं थी। हुँ, सो वो जो किया गया, दैट वाज़ एक्चुअली टू शो टू द ट्रेवनकोर किंग एज़ वेल एज़ अय्यर एंड एवरीबॉडी, जो थोड़ा बहुत स्टबर्ननेस दिखा रहे थे, हुँ, कि इस समय आवाम आपके साथ नहीं है। क्योंकि वहीं उसी के दौरान निकल कर आया कि आपके यहाँ एक सिविल वॉर की सिचुएशन बनती चली जा रही है, आवाम साथ में नहीं है, आप अकेले पड़ रहे हैं, आप अपने सिर्फ थोरियम के ऊपर अगर अकेले पड़ते चले गए, तो आवाम इसको टॉलरेट नहीं करेगी। आज आप पर अटैक हुआ है, ये अटैक बढ़ेगा, सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि सिविल और ये इसी जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है। हुँ, कि कई जगहों पर कंट्री का जो सो कॉल्ड प्रिंसली स्टेट का जो मालिक है या राजा है, वो चाहता कुछ और था, हुँ, लेकिन अवाम ने कुछ और करा दिया। सेम दैट इज हाउ द सिविल वॉर एंड दैट अयर अटैक इज टू बी इंटरप्रेटेड। हुँ। तो यानी ये एक जगह ऐसी थी जहाँ पर बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई पुलिस एक्शन के, बिना कोई मेजर गिव अवे के ट्रैवनकोर को अपने साथ इवेंचुअली जोड़ लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप ट्रेवनकोर कोचीन की बात करें, तो हुँ, यस 1949 में वो सो कॉल्ड विलय किया उसने। उसके बाद उन्होंने 1956 में मालाबार में ज्वाइन कर लिया। और वही चीज़ आप देखते हैं, क्योंकि तमिल स्पीकिंग वालों ने अपना मद्रास और तमिलनाडु जो बनाया, हुँ, तो वो उसी से निकल कर आया। हुँ, तो दैट इज हाउ आप देखते हैं कि एक वो इम्पोर्टेंट एरिया जो कि एक ट्रेवनकोर का महाराजा और अय्यर साहब सोच रहे थे कि उनका अलग हो सकता है, हुँ, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नल बटा सन्नाटा कर दी उन्होंने। हुँ। अब सर दूसरा तो ट्रैवनकोर का हमारे साथ एक्सेशन होता है जैसा आपने बोला एक एग्ज़ाम्पल बन जाता है बाकी प्रिंसली यस, स्टेट्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल बार-बार डिबेट होता है और मुझे दुःख होता है कि ये बात का डिबेट होता है, कि क्या राजपूताना में गद्दारी हुई थी? क्या राजपूताना कुछ ऐसे राजपूताना थे जो या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे? या क्या इस तरह की कोई भावना थी कि राजपूताना में एका नहीं था? तो इस पे अब सर ट्रैवनकोर से चलते हैं राजपूताना पे और क्या हुआ था राजपूताना में? नहीं, देखिए, अगर आप राजपूतानों के ऊपर अगर कोई ये कहे कि वो एका नहीं था, तो वो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर में एका था। अगर एका नहीं था, तो वो सिर्फ़ जोधपुर के जो हनवंत सिंह जो थे, ये सिर्फ़ उनकी तकलीफ़ थी। हुँ, और उनकी तकलीफ़ जो उनके हिसाब से, देखिए, हर एक चीज़ को दोनों साइड से देखना चाहिए। हुँ, उनकी तकलीफ़ या उनकी समझ ये कहती थी कि उनका एक पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया पाकिस्तान के साथ पड़ता है। तो भई जो ट्रेड है, सप्लाइज़ है, वो सब होता है। साथ ही साथ उनको ये भी दिखता था कि मेरा रेल रूट जो है, वो भी पाकिस्तान की तरफ चलता है। हुँ, मेरी जो रोड्स हैं, वो भी पाकिस्तान की तरफ चलती हैं। सबसे बड़ी बात, जो उनकी फ़ौज थी, उस फ़ौज का कंप्लीट वेपन सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो पाकिस्तान से होकर आती थी। तो ऑब्वियस बात है कि उस किंग का इंक्लिनेशन उस तरफ ज़रूर था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हनवंत साहब जो थे, वो पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड थे कि अगर हमें जॉइन करना है, तो हमारा बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हाँ, अगर उन्हें जॉइन करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और उससे भी बड़ी बात, अट्रैक्शंस बहुत थे उस समय। हुँ, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ नेहरू जी और सरदार पटेल जी जो हैं, यही बोल रहे थे कि ये दे देंगे, वो दे देंगे? जिन्ना साहब ने हनवंत साहब को एक ब्लैंक पेपर दिया था, साइन करके, इस पर अपनी डिमांड्स भर लो, लेकिन आप जॉइन हम ही को करो। और ये मेनन जी ने अपने अकाउंट में बोला है कि ये मेरे सामने की बात है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, हाँ,
कि ये ऑफिशियल हैं, हुँ, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं हो रही है, हुँ, ये दोनों साइड से एक्नॉलेज है। हुँ, क्योंकि जिन्ना फेल्ट बैड अबाउट इट लेटर ऑन, उन्होंने भी अपने उसमें लिखा कि भाई हमने तो पूरा ऑफर दिए हुए थे, लेकिन कुछ एक लोग नहीं माने, और वो एक्चुअली जोधपुर की बात कर रहे हैं। और अगर सबसे बड़ी बात करें तो इसमें जो टर्निंग पॉइंट आया, वो टर्निंग पॉइंट आया था जैसलमेर के जो किंग थे, व्हाट वाज हिज नेम, हुँ, सादुल सिंह। जो जैसलमेर के किंग थे, उन्होंने सबसे पहले बीकानेर जैसलमेर वाला जो एरिया है उसको इंटीग्रेट किया इंडिया के साथ। हुँ, उससे फर्क निकल कर ये आया कि जोधपुर का किंग वाज लुकिंग इन दैट डायरेक्शन कि भाई साहब आप हमारा कितना मदद कर देंगे। तो सदुल सिंह साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर जोधपुर किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ जाता है और अगर हिंदू मुस्लिम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। दैट वाज द बिगेस्ट वीकनेस फॉर जोधपुर किंग, कि उसे इमीडिएटली सारी चीजों को रिकंसिडर करना पड़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के मेनन साहब ने उनको क्या ऑफर किया। उन्होंने बोला अगर आपको वहां से ब्लैंक शीट मिली है जिस पर आप अपनी डिमांड भर सकते हो, तो हम आपको, एक तो सबसे बड़ी चीज, आपको हम खाने पीने का पूरा सामान दे रहे हैं हुँ, जो आपका मेजर कंसर्न है। आपको हम रोड और रेल बना कर दे रहे हैं, हुँ, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेपन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम आपके पास जोधपुर में लगा कर देंगे। जोधपुर में ही लगा देंगे। यस, हुँ, कि भाई आपको पाकिस्तान पे क्यों डिपेंड होना चाहिए, हुँ, जिसके लिए आप उनकी तरफ इंक्लाइन चल रहे हो। ग्रेन और फॉडर जो है उसकी टोटल सप्लाई की एश्योरेंस की गारंटी देते हैं। हुँ, सो ऑब्वियस बात है उस किंग की जो जो डिमांड वो सोच रहा था कि पाकिस्तान से पूरी हो सकती हैं, उसको अपने घर में पूरी होती नजर आई। उसको अपना पड़ोसी राजा बीकानेर का वो दिख गया कि ये मेरे साथ नहीं खड़ा होगा अगर मेरे यहाँ कोई भी तकलीफ होगी। क्योंकि देखिए उन दिनों में ना एक कल्चर ये भी था कि एज अ राजपूत किंग आप एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, दुख सुख के आप साथी थे। और इस समय सबको दिख रहा था कि सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की है, रॉयट्स की है, कम्युनल वॉर की है। और इस वॉर में कोई कोई भी प्रिंसली स्टेट अकेला खड़ा नहीं हो सकता था, उसे सपोर्ट चाहिए ही था। सो उसको दिखा, समझदारी दिखी, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दिखा कि एक तो बीकानेर का राजा भी मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, इंडिया सारी चीजें वो दे ही रहा है जो जिन्ना साहब मुझे देने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आवाम का जो झुकाव था, वो कुछ भी कह लीजिए, राजपूत मुसलमान जरूर बना अंडर कन्वर्शन, हुँ, लेकिन वो आज भी अपने आप को राजपूत कहता है, हुँ, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता है, वो कहता है हम राजपूत मुसलमान हैं। सो ये जो फ़ील है, आई थिंक उस पर्टिकुलर टाइम पर इम्पोर्टेंट थी। हुँ, और इसीलिए आप पाते हैं कि जैसे बीकानेर ने स्टार्ट किया, वहाँ नीचे ट्रेवनकोर भी सडनली जॉइनिंग वाली इसमें आ गया, तो इन्हें भी दिख गया कि सिवाय जॉइनिंग के आपके पास चॉइस बड़ी लिमिटेड है। आप जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? आपका एक छोटा-सा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाकी सारा 3 तरफ का बॉर्डर तो इंडिया के साथ है। हुँ। आपका सर्वाइवल कहाँ है? आवाम किधर है? और जिस अट्रैक्शन से आप जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ मीट हो रही हैं। आई थिंक ही टूक अ वाइज़ डिसीजन, और वो उन्होंने अपना मर्जर जो है, एक्सेशन एक्सेप्ट किया। एक उदयपुर के महाराज की कहानी बताई जाती है, जो कि पैरालाइज़ थे। तो उसमें क्या हुआ था सर? नहीं देखिए, उदयपुर को अगर आप मोटे तौर पर देखें, उसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस इसलिए मानी जाती है, राणा प्रताप साहब का इलाका है। हुँ, और वहाँ का जो राजपूत है, वो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी का राजपूत अपने आप को क्लेम करता है, क्योंकि वो अपने आप को राणा प्रताप के वंशज समझते हैं। इसलिए आप पाते हैं कि एक पैरालाइज्ड स्टेट का जो राजा है, हुँ, पैरालिसिस होने के बावजूद वो उस जगह को गवर्न कर रहा था। और उसकी जो सबसे अच्छी स्टोरी जाती है वो इस बात की जाती है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे, तो वो जो घोड़े पर बैठने के बाद उन्हें उसके साथ बांध दिया जाता था कि नहीं तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि हुँ, पैरालिसिस है उनको। सो वो उस हालत में होने के बावजूद वो गए, उन्होंने अपना एक सेशन एक्सरसाइज किया और स्ट्रेट अवे विलय जो इंडिया के साथ होना था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हुँ, उसे वॉलंटियर किया। बहुत फर्क है। एक्सेप्टेंस, जोधपुर वाले ने एक्सेप्ट किया, बीकानेर वाले ने इनिशिएटिव लिया, हुँ। ट्रेवनकोर ने एक्सेप्ट किया। इसी तरह अगर हम उदयपुर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने वॉलंटियर किया कि हमें तो यहीं रहना है। हाँ, ये उनके वर्ड्स मेरे पास लिखे हुए हैं, केएम मुंशी जी ने जो है रिकॉर्ड करे ये,
कि मेरा माय चॉइस वाज मेड बाय माय एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों ने मेरी लिए ये यस। चॉइस ऑलरेडी मेक कर दी थी। आई एम विद इंडिया, द डिसेंडेंट ऑफ द डायनेस्टी दैट हैड नेवर सबमिटेड टू द मुगल्स, फ्रॉम अ व्हीलचेयर टू सबमिट वॉलंटरी टू डेमोग्राफिक रिपब्लिक। कि जब मेरे पूर्वजों ने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके तो मैं इंडिया से अलग कैसे हो सकता हूँ। मैं वही बात कही कि आप अगर सीधे-सीधे तौर पर देखें, हाँ। उन्होंने वॉलंटियर किया। उन्होंने उन्होंने ये नहीं बोला कि भई मेरे से पूछो या मैं नखरे दिखाऊँ या नहीं। बोले मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर है, मेरे तो पूर्वजों के टाइम से जो मैंने इनहेरिट किया है हम्म। कि हम, अब देखिए वर्ड मुगल बोलना बड़ा आसान बात है, बट वो इफेक्टिवली बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं। हाँ। मतलब पाकिस्तान मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था। तो बोले भई इसमें तो हमारा जाना बनता ही नहीं है। हम्म। तो वो सीधी-सीधी बात है कि वो एक पैरालाइज्ड बंदा इस पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बावजूद वो इतना असर्ट कर पाता है कि मैं अपने देश का विलय उसके साथ करूँगा, हम्म। जहाँ पर मेरे पूर्वजों की आस्था है। एंड मेरे पूर्वज जो हैं, वो डेफ़िनेटली मुसलमान के साथ नहीं जा सकते। हम्म। इसलिए मैं भी नहीं जाऊँगा। एक एक जगह ऐसा होता है जहाँ राजपुताना का खून खौल उठता है और बंदूक निकल जाती है। हाँ। वो क्या हुआ था? नहीं देखिए, वो एक्चुअली हुआ यही था कि जब ये श्रीमान जी जा रहे थे मिलने माउंटबेटन से हम्म। और वहाँ पर ये सारी बातें करनी थी, तो वो किंग के पास एक पिस्टल थी और वो पिस्टल पेन पिस्टल थी। हम्म। सो ऐसा माना जाता है कि अगर नहीं हुआ तो शायद मैं पिस्टल निकाल लूँगा। हाँ। मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला नहीं जाता है बट ऐसा माना जाता है। अदरवाइज़ आप पिस्टल लेके क्यों जाएँगे? हम्म। एक वॉइसरॉय से मिलने जा रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर मीटिंग में जा रहे हैं, तो पिस्टल लेके क्यों जा रहे हैं? लेकिन क्योंकि उस समय चीज़ें ठीक हो गईं, उन्होंने उसी समय वो पिस्टल निकाली और माउंटबेटन को प्रेज़ेंट कर दी। हाँ। ये जो पिस्टल का मामला ये था कि इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर आप इस तैयारी के साथ आए हैं। मतलब अगर इसे थोड़ा-सा देसी भाषा में अगर बात करी जाए हाँ। कि या तो तू मान जा, नहीं तो मैं गोली मार दूँगा। ये वो वाली बात है। मेनन जी ने भी डॉक्यूमेंट करी ये बात। वो इसीलिए करी है हाँ। क्योंकि उनका कहना था कि ये पिस्टल लाने का मकसद क्या है? कोई हम्म। सेल्फ डिफेंस की बात थोड़ी ना कर रहा है वहाँ। ये थी वो पेन पिस्टल मैंने बोला पेन ना आपको, पिस्टल। हाँ। तो वो उनके जेब में लगी हुई थी हम्म। और जब वो पूरी मीटिंग खत्म हो गई तो उन्होंने वही पिस्टल निकालकर, वही पेन निकालकर जब प्रेज़ेंट किया, हम्म। तब जाकर वॉइसरॉय को और सबको पता चला कि भाई साहब ये तो पिस्टल लेकर आए थे। हाँ, मतलब जरूरत पड़ती तो। कहने उसको ऐसा कहा जाता है। हाँ। दो मेरे को नहीं लगता कि वो इस इंटेंशन से आए होंगे कि मैं गोली मार दूँगा, लेकिन वो सेरेमोनियली लाना अपने आप में हम्म। और एंड में उसको प्रेज़ेंट करना, बताता है कि देखिए जनाब मैं इस तैयारी के साथ आया था, हम्म। या इस पार हो जाऊँगा या उस पार हो जाऊँगा। ये इससे एक ये भी चीज ऑडियंस को समझनी चाहिए कि कितने लेवल का मिसट्रस्ट उस समय लोगों को आपस में हो रहा था कि कौन कब क्या कर बैठे। ओह यस! क्योंकि आप जब वहाँ जा रहे हैं, आपको रोका जा सकता है। हम्म। ऐसा हुआ भी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं। शिलांग वाली मीटिंग में ऐसा हुआ है कि वो राजा साहब गए, राजा साहब वहाँ पहुँचे और सरदार साहब ने हुक्म दे दिया कि ये यहाँ से वापस जब जाएँगे अपने सो कॉल्ड प्रिंसली स्टेट में, जब ये साइन कर देंगे। तो ये नॉर्थ ईस्ट पे भी हम मैं आएंगे। नॉर्थ ईस्ट के उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ हाँ। कि वो राजा इस तैयारी के साथ गया हम्म। कि या तो मर जाऊँगा या मार दूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। हाँ। ये उसकी अपनी सेफ्टी थी। हम्म। लेकिन एक जज़्बा ज़रूर है कि झुकूँगा नहीं, मर ज़रूर जाऊँगा। हम्म। .22 की आप कैलिबर की एक पिस्टल लेकर जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर लेवल पर। तो इसके साथ ये ग्रेटर राजस्थान का जो सपना था, ये सरदार पटेल ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली नेगोशिएशन, साम दाम दंड भेद और जो भी उनकी डिमांड थी वो पूरी करते हुए ये पूरा एरिया जो है इंडिया में ले लिया। सो जब हम ग्रेटर राजस्थान की बात करते हैं, तो ग्रेटर राजस्थान क्यों? क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर रूलर्स जो थे, मेजॉरिटी रूलर्स जो थे, वो राजपूत थे और राजपूतों की आपस में एक तरह से अनसेड एक बॉन्डेज थी और इसीलिए हम पाते हैं कि जब ये बातचीत चल रही थी, तो ये रूलर्स ने मिलकर एक कंबाइंड जुडिशरी, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंबाइंड पॉलिटिकल सेटअप बनाने का जज़्बा रखा और इसलिए जब वो जॉइन कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो उन्होंने कहा ये जो हमारा जॉइंट वाला मामला है, ये टूटना नहीं चाहिए और उसका गारंटर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बननी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने का मतलब हो गया सरदार पटेल होने चाहिए। हुँ, सरदार पटेल साहब ने एक कमिटमेंट दी कि आपके इस स्ट्रक्चरिंग में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, आपको अलग-अलग नहीं देखा जाएगा, ओनली एज़ अ प्रिंसली स्टेट जो आपके कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के तरीके हैं, उसको हम एनकरेज करेंगे और आपकी इंडिपेंडेंस सिवाय फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमी और कम्युनिकेशन, इन 3 को छोड़कर हम आपको जिस तरीके से आप चलते चले आए हैं, वैसे आपको चलने दिया जाएगा। इसलिए ग्रेटर राजस्थान एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए भी बनती है कि इसको देखकर बाकियों के अंदर भी जज़्बा आया कि जब वो इतने सारे स्टेट आपस में मिल सकते हैं और वो इंडिया के साथ विलय कर सकते हैं, तो हमारा विलय करना अपने आप में समझदारी होगा। हुँ। एक ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे राजपूताना में शायद एक चीज़ आपने बहुत अच्छी एस्टैब्लिश कर दी कि राजपूताना दिल से इंडिया के पास ही आना चाहते थे, पर उनकी कुछ ज़रूरत थी, अपनी प्रजा के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो पूरी होते ही उन सब ने विलय कर लिया। लेकिन एक ये ज़रूर कहा जाता है कि ये पूरा जो राजपूताना का चैप्टर चला था, डिस्कशन चला था, उसमें भोपाल का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो भोपाल में क्या हुआ था? नहीं देखिए, भोपाल इम्पोर्टेंस क्यों आता है? हाँ। अगर आपको उस समय में जाना पड़े तो आप हिस्टोरिकली ये देख पाएँगे कि एक चांसलरी ऑफ प्रिंसेस होती थी। हुँ, उसमें सारे प्रिंसेस जो थे वो उसके मेंबर थे हुँ, और भोपाल उसका चेयरमैन था। अब जायज़ बात है कि जहाँ इतने सारे प्रिंस मिलकर काम कर रहे हों, तो वहाँ जो चांसलरी है, अगर वो कुछ कहती है, तो उसका महत्व बढ़ता है। अगर आपको मोटे तौर पर बोलूँ, चाहे आप आज के ज़माने से अगर कंपेयर करें, अगर आप नेटो को कंपेयर करें, तो नेटो में किसकी चलती है? यूएस की यूएस चलती की। है, क्योंकि वो एक तरह से मेंबर है, लेकिन अनसेड चेयरमैन है। हुँ, अगर ब्रिक की बात करें, ब्रिक इस समय इंडिया चेयरमैनशिप कर रहा है, तो इसलिए इंडिया जो काम करेगा उसको माना जाएगा। उस समय के हिसाब से चांसलरी क्योंकि भोपाल के कंट्रोल में थी, इसलिए उनका एक इन्फ्लुएंस बड़ा तगड़ा था। जहाँ तक बात आ रही है कि राजपूताना के ऊपर क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क इसलिए था, मैं राजपूत हूँ इसलिए मैं बोल पाऊँगा बड़े आसानी से। हम लोग ना थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं कि मेरे को मेरी इज़्ज़त से नीचे कुछ मंज़ूर नहीं है, मैं तुम्हारे नीचे कैसे हो सकता हूँ? तो ये वाला जो पार्ट था, ये शुरुआत में प्रॉब्लम कर रहा था हुँ, और इसीलिए हम मैंने आपको कहा कि जब ग्रेटर राजस्थान ने ये रियलाइज़ किया कि आपकी अपनी-अपनी इंडिपेंडेंस इंटैक्ट है, आपको नहीं तोड़ा जा रहा। आप जिस फ़ॉर्मूले पर काम कर रहे हो, आप करते रहिए। इसी फ़ॉर्मूले को एक्सप्लॉइट किया शुरुआत में भोपाल ने, हुँ, क्योंकि भोपाल का कहना था कि नहीं, हम अपना अलग कर सकते हैं। हुँ, जो वहाँ से सोचने का और चांसलरी है, मतलब सारे के सारे मेंबर हैं उसमें। जब एक बात चलती है तो सबको पसंद आती है, हुँ, क्योंकि वो इतनी एज ओल्ड चल रही थी। भई ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस थोड़ी ना था। वो तो आपसे पैसे लेते थे, बात खत्म है। आप मैनेजमेंट खुद कर रहे थे। राजा साहब अभी भी मूँछों पे ताव दे रहे थे, हुँ, लेकिन उन्हें सबको मालूम था कि आप किसके अंडर हो। हुँ, लेकिन जब आप निकलते हो अपने शहर में, अपने इलाके में, तो आप शेर हो, हाँ, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर आपके साथ थोड़ी ना होता है। हुँ, तो आपके जो रुतबा है वो ज्यों का त्यों है। हुँ, सेम वाज बीइंग प्रीच्ड बाय भोपाल कि नहीं, अगर हमने इंडिया के साथ विलय कर लिया, एक्सेशन कर लिया, तो इसका मतलब होगा अब हम नीचे आ गए हुँ, इंडिया के। दैट मीन्स हम सरदार पटेल, नेहरू के नीचे आ गए और वहां पर राजपूत थोड़ा सा उग्र जरूर था, मैं हुँ, मान लूंगा इस बात को। हुँ, बट ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि क्या वो पाकिस्तान जाने के फेवर में था। अगर पाकिस्तान जाने के फेवर में था तो वो सिर्फ एक अकेली रियासत थी, दैट इज जोधपुर, इसके अलावा कोई नहीं था। और जोधपुर अगर नक्शे पे भी राजपूताना के नक्शे पे भी हाँ, देखें अगर हम, देखिए, तो जोधपुर एक ऐसी जगह थी जो जिसका बॉर्डर लगता था पाकिस्तान में। यस, मैंने आपको तभी बताया कि उसका एक हाँ, छोटा बॉर्डर हाँ, अगर पाकिस्तान से लगता था तो उसके 3 बॉर्डर इंडिया के साथ लगने वाले थे। हाँ। तो यानी कि अगर ये बाकी के प्रिंसली स्टेट इंडिया जाने को तैयार हो गए तो जोधपुर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता था। एब्सोल्यूट, और नहीं, और वो जा क्यों रहा था? वो जा रहा था उन 3 रीज़न से कि मेरी जो सड़कें हैं, मेरी जो रेल है और मेरा जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारा का सारा टुवर्ड्स पाकिस्तान है। हाँ, तो मुझे तो वहीं जाना है जहाँ पर मैं डिपेंडेंट हूँ। हुँ, और ऊपर से जो फसलें हैं, जो फॉडर है, मेज़ है, ये सारी चीज़ें, जैसे ही सेम टू सेम चीज़ें इंडिया ने उनको ऑफ़र करी, तो उन्हें दिखा हुँ, कि भई अगर जैसलमेर वाला मान रहा है, बीकानेर मान रहा है, बाकी सारे मान रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा। हुँ, मैंने इसीलिए बोला ना आपको,
जैसे भोपाल की चांसलरी इफेक्ट कर रही थी, वैसे यहाँ इफेक्ट आ रहा था कि अगर मेरे चारों तरफ के चारों स्टेट मान रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एम क्या हो सकता था? सिर्फ यही कि इंडिया के अंदर एक आप कटार की तरह आप अवेलेबल हों, क्योंकि अगर आप देखें जोधपुर मतलब एक कटार की तरह हाँ। भारत के अंदर हो जाता। सो आई थिंक देखिए उस समय डायनामिक सिचुएशन ये होती है, हर एक को अलग-अलग थॉट्स आते हैं। हर एक को अपनी-अपनी इंडिपेंडेंस दिखती है, हर एक को अपनी-अपनी भलाई दिखती है। लेकिन जब बड़ी भलाई और बड़ी इंपॉर्टेंस दिख समझ आ जाए, तो चीज़ें हो जाती हैं और उसके पीछे मैं आज शायद गलत तरीके से भी कह पाऊँ, सारी चीज़ें आराम से नहीं होती हैं। सारी चीज़ें जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होती हैं। कई बार नीचे ही नीचे टाँग भी मारनी पड़ती है, कई बार ज़रा बाएँ देखना, ज़रा दाएँ देखना, ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें सरदार वाज़ एक्चुअली अ सरदार, कि उसे ये मालूम था कि सिचुएशन एनवायरनमेंट दिखा दो, उसके बाद बड़े नम्रता से पूछ लो कि जनाब विलय कब कर रहे हो? ये नहीं पूछा कि कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप एक्सेशन कब कर रहे हो? हर एक एक्सेशन और हर एक मर्जर के अंदर लैंग्वेज उनकी यही थी, कब कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? उन्होंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस उन्होंने बनाए, सिचुएशन पेंट करी, जो चाहिए बताते जाओ, मैं आपको गारंटी के तौर पर दे रहा हूँ, जो अगर आपको लगता है कहीं और से मिल सकता है। आई थिंक दैट वाज़ वेरी सेंसिबल। वो बोलते हैं ना भय बिन प्रीत, हाँ। तो देखिए वो भय बिन प्रीत आज का मुहावरा नहीं है, बहुत पुराना मुहावरा है। एंड आई थिंक अगर उसे किसी ने सही तौर पर इस्तेमाल किया, तो वो सरदार पटेल साहब ने ज़रूर इस्तेमाल किया। भय बिन नेह होए ना प्रीत। हाँ, भाई बहन वाला तो उसमें नेहरू साहब ठीक है, ही वाज़ एन्जॉयिंग द एडवर्टाइज़मेंट ऑफ इट कि इतने लोग जॉइन कर गए इतने, लेकिन उन जॉइन कराने वाला कौन था? जॉइन कराने वाला, मोटिवेट करने वाला, कोर्स कराने वाला, मैं तो नेगेटिव वर्ड ले लेता हूँ, कि आपको चॉइस ही ना देने वाला, वो सिर्फ एक बंदा था, एंड दैट इज़ सरदार पटेल। और वो सिर्फ गरजते नहीं थे, बरसते भी थे, ये बात भी हम आगे देखेंगे अभी इस पॉडकास्ट में। भोपाल फाइनली नेल इन द कॉफिन कैसे होता है? भोपाल कैसे विलय होती है इंडिया में? नहीं, वो इसलिए होती है क्योंकि भोपाल में अपने अंदर उनका वायलेंस हो गया, हुँ, और वो वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ कि वो उनका जो राजा था, उसे दिख गया कि अब ये मेरा चांसलरी वाला मामला काम नहीं चलेगा, और उन्होंने 1949 में देखिए ना 2 साल बाद, बट उन्होंने एक्सेशन अपना वो साइन किया कि चलिए जी, क्योंकि अब उनको दिख गया कि मेरे को अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं, प्रिंसली स्टेट एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे हैं। आपकी अपनी भोपाल की आवाम जो है, वो आपके खिलाफ खड़ी हो रही है, और ऊपर से सरदार पटेल जो हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन आपके चारों तरफ क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि या तो आप मान जाओ, नहीं तो फिर हम मना लेंगे। अब यहीं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि ये जो हम कहते हैं ना आवाम खिलाफ हो गई नवाब के या राजा के, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखाएँ सब जगह थी और सरदार पटेल का कंट्रोल था वहाँ पे। तो अब क्या ये प्रोटेस्ट हो गए थे आवाम से या ये एक मैसेज पहुँचाया गया था? तब से लेकर आज तक मैं ज़िम्मेदारी लेते हुए कहूँगा, कभी भी कोई प्रोटेस्ट अपने आप नहीं होता है, हुँ, करवाया जाता है। हुँ, करवाने के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। आप उस ज़माने की बात मत करिए, उससे और पहले चले जाइए और मेरे अपने घर में कल की बात कर लीजिए। मैं हुँ, दोनों पर बोलने को तैयार हूँ। कभी भी कोई प्रोटेस्ट अपने आप नहीं होता है। अनफॉर्च्यूनेट। हुँ, सही बात पर हो रहा है, गलत बात पर हो रहा है, सही बात पर हो रहा है, उसमें गलत बातें आ गई हैं। ये तो आपने अभी रिसेंटली देखा है। बात सही थी, लेकिन चीज़ें गलत आ गईं। सेम वाज़ दैट टाइम। तो यानी कि ये जो सिविल अनरेस्ट था ये भी सरदार ऑर्केस्ट्रेट पटेल की ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट था। मैंने कहा एनवायरनमेंट, आप उसे अपने शब्दों में बोल रहे हैं, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। ही क्रिएटेड द एनवायरनमेंट, हाँ, और एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जनाब ऐसे है, इसके साथ-साथ ऐसे भी होता है कई बार कि भई ये दिख रहा है ना, ये पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर जब ये भी नहीं होता है तो फिर ऐसे होता है, हुँ, वगैरह-वगैरह। हुँ, सर्कमस्टांसेस बनाने का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट बनाने का मतलब क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुँ। ये एक सर्कमस्टांस है। मैं आपकी बातें मान रहा हूँ। मैं आपको चीज़ें ऑफ़र कर रहा हूँ। ये 3 बातें मैंने आपको अभी-अभी सर्कमस्टांस के मैं बता दी। यहीं यहीं जुड़ जाऊँगा सर, ठीक है इसके ना? आगे नहीं नहीं, जानी। नहीं, तो वही वाला था ना। और चौथा सर थोड़ा दाएँ-बाएँ देख लो सर, हाँ, ये बाकी सारे जुड़े हुए हैं। हुँ, 5वां सर, अब क्या करूँ सर, फ़ौज हर एक जगह तो लगानी पड़ती है। हाँ, अब आप अगर आपको आपका इरादा है कि आप लड़कर
शायद पाकिस्तान से ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपको पता है। और जहां तक अगर आपको कहीं होप आ रही है कि पाकिस्तान आएगा, तो मैं आपको आगे प्रूव कर दूंगा कि कैसे भुट्टो साहब ने लिख कर दिया कि जनाब आप रूल कर लीजिए, इसको कंट्रोल कर लीजिए। ये भी एक प्रूफ है हमारे पास। तो नॉर्थ ईस्ट पे इसके बाद आते हैं, पहले जूनागढ़ की बात करते हैं, जहां पर एक नवाब, 4 कुत्ते और बहुत सारा वोट बैंक। वहाँ का ये कहा जाता था कि नवाब साहब को अपने कुत्तों से बहुत प्यार था, उनकी शादी कराया करते थे और बहुत ही बिल्कुल बच्चों की तरह उन्हें पाला करते थे। नहीं देखिए, आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर, हाँ, देयर इज नथिंग सो रॉन्ग इन एम इट। आई। हाँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बड़ी अच्छी बात है आपको अपने कुत्तों से। उनके कुत्तों की कहानी इसलिए निकल कर आई, आपके मेरे की नहीं आई। हाँ, क्योंकि आपके मेरे कुत्ते जो हैं हमारी कार में बैठते हैं, लेकिन जब ये नवाब साहब भाग रहे थे पाकिस्तान की तरफ, तो ये पैसों के अलावा अपने कुत्तों को लेकर गए थे। हुँ, इसलिए कुत्ते बिकेम फेमस। हाँ, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हुँ। बट अपने आप में जब वो जिस पैसे के साथ यहाँ से भागे, वो एक सबसे बड़ी बात थी। और अगर मैं मोटे तौर पर बात करूँ ना कितना आपके, पैसा कितना लेकर भागे थे ये? वो भाई उन दिनों में ना 20 करोड़ या कुछ ऐसे कुछ मामला चल रहा था कि वो लेकर मतलब बक्से भर भर कर ले गए। हुँ, अपनी ट्रेजरी को खाली कर कर गए थे। बड़ी सीधी बात यह है। क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें तो उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। उनके पास दो ऐसी छोटी रियासत थी जिसका नाम था मंगरोल और डिबरावाद। डिबरावाद ये दोनों के दोनों जो थे, इन्होंने जब वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे अपनी, जूनागढ़ वाले, तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर कर दी फॉर इंडिया मर्जर। हुँ, तो अब उनके अपने ही स्टेट के अंदर एक ऐसी आवाज आ गई जो अपने आप में उठ पड़ी कि मियाँ जी, आप जो भी कह लीजिए, आवाम आपके साथ नहीं है। अब आवाम कैसे साथ नहीं होती है उसका प्रूफ लेना चाहिए हमें। ये अकेला एक जगह है इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का जहां प्लेबिसाइट हुई थी। इसके हुँ, अलावा प्लेबिसाइट कहीं नहीं हुई। हुँ। प्लेबिसाइड थोड़ा समझा दो ऑडियंस अरे को। भाई के आवाम को बोला जाता है कि आप इस कंट्री को ज्वाइन करेंगे, उसका में हुँ, प्लेबिसाइट हमारे बीच में जेएनको को लेकर बड़ी फेमस है कि भाई पाकिस्तान वोटिंग हुई बेसिकली। क्या आप हाँ, आवाम को वोट करने के लिए बोलेंगे कि आप इस साइड जाओगे उस 2,20,000 के करीब इस समय उनकी जनता थी हुँ, जिसने वोट किया। अब कोई कहता कुछ भी रहे, 91 वोट्स आए थे कि ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं। हुँ, तो भाई 2 लाख में से अगर 91 लोग जाना चाहते हैं, तो ये तो सीधी-सीधी बात है कि मियाँ जी आप अपना बोरिया बिस्तरा बाँधें और निकल लीजिए, क्योंकि आवाम आपके साथ नहीं है। हाँ, ये अकेला प्रूफ है अपने आप में, जो दिखाता है कि प्लेबिसाइट होती क्या है। हाँ, हालाँकि पाकिस्तान ने उसको उस समय भी नहीं माना कि भई ये प्लेबिसाइट जो है ये तो ऐसे ही थी। बट ऐसे थी या वैसे थी, फिर वही वाली बात आ गई कि अब वो चाहे साम से करी हो, दाम से करी हो, दंड से करी हो, भेद से करी हो, बट सरदार जी आप तो कर गए तो कर गए। कमाल की बात ये है कि जहाँ पर राजा मान जाता है, वहाँ कभी प्लेबिसाइड नहीं होता और जहाँ पर राजा नहीं मानता, वहाँ इलेक्शन करा दिए जाते हैं सरदार पटेल के द्वारा। ये बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है। हाँ, सो अब इसमें जो बड़ी बात आती है वो ये आती है कि जब मंगरोल और वो जो दूसरी जगह ने एक्सेशन किया ना, तो ये मियाँ जी ने क्या किया, जो नवाब साहब थे जूनागढ़ इन के। जूनागढ़ के, उन्होंने इमीडिएटली अपनी फोर्सेस भेज दी। अब जब वो फोर्सेस वहाँ गईं, सरदार पटेल ने फोर्सेस भेज दी। नहीं, हाँ, मियाँ जी ने, नवाब साहब ने, अच्छा, नवाब साहब ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़, उन्होंने फोर्सेस भेजी अपनी मंगरोल और हुँ, बबरीवाद में। क्योंकि उनकी फोर्सेस वहां आई, क्यों आई? क्योंकि इन दोनों ने अपना एक्सेशन इंडिया के लिए साइन किया, तो इन्हें दबाने के लिए। हुँ। तब जाकर सरदार पटेल ने इनको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। ये सर ऐसा दिखता था ये जूनागढ़ बेसिकली सी फ्रंट बहुत ज़्यादा था इसमें और मैं बस उसी पर आने वाला हूँ हाँ, कि जब हम जूनागढ़ की बात कर रहे हैं ना, जूनागढ़ का कोई भी लैंड कनेक्शन पाकिस्तान के साथ नहीं था। दे हैड ओनली दिस अरेबिया वाला सी वाला पार्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात अगर हम मोटे तौर पर निकाल कर देखें, 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के महाराजा साहब ने अपना एक्सेशन पाकिस्तान के लिए साइन किया था शुरुआत में। अच्छा। तभी तो ये तब तक वो जो दोनों छोटे वाले प्रिंसली स्टेट हैं, हुँ, उन्होंने कह दिया हम तो इंडिया के अंदर। हुँ, इसलिए जूनागढ़ के साहब ने क्या किया, अपनी फोर्सेस लगा दी। हुँ, जैसे ही फोर्सेस लगाई, इंडियन फोर्सेस ने पूरे जूनागढ़ को चारों तरफ से सर्कल कर लिया हुँ, कि भाई आप क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का एक्सेशन तो हमारे साथ है, अब हाँ, इनको बचाना हमारा काम है। बिल्कुल। आपका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है,
तो आप भुट्टो से मंगा लीजिए। भुट्टो ने मना कर दी, भुट्टो ने मना कर दी, और भुट्टो ने वो ऑफिशियल लेटर लिखा, आप देख पाएंगे कि वो ऑफिशियल लेटर लिखा है इंडिया को कि ठीक है, उन्होंने वर्ड लिखे कि टेम्परेरली आप इसको टेक ओवर कर कर इसे स्टेबलाइज करें, खून खराबा ना हो। मतलब बड़ा ह्यूमैनिटेरियन उन्होंने वो दिखाया। दैट वाज इन नवंबर 47 कि टेम्परेरी टेक ओवर आप कर लीजिए। और वहां से निकलकर बात आई कि भाई अब तो हो गया तो हो गया, बड़ी सीधी बात है। भाई सरदार पटेल में अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि सभी कुछ डेफिनेशन के हिसाब से सही होना चाहिए, तो सही उस समय वो माना जा रहा था जो देश के लिए सही था, जो रिजल्ट ला कर देगा। जो देश के लिए रिजल्ट आ रहा है वो सही होना चाहिए। देश को अगर एक बनाना है तो जनाब कौन भुट्टो और कौन राजा, सारे प्रजा। और उन्होंने सारी प्रजा बना दी। और आपने देखा कि भुट्टो जैसा बंदा अगर ये लिख कर दे सकता है कि भाई आप टेक ओवर कर कर इसको स्टेबलाइज करें, हालांकि उन्होंने वर्ड लिखा टेम्परेरी, हाँ, पर टेम्परेरी आपका था, मेरा टेम्परेरी आज तक चल रहा है। हाँ। भाई बुराई क्या है? मैंने भी तो अभी कब कहा और कि वो तो उनका इंटरनल लेटर है ना, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जो फाइनली वहाँ पर जन अवाम ने जो डिसाइड कर दिया वो फाइनल है। पर 2 लेटर मैं जो है कोट करूँगा यहाँ पर। एक लेटर जो है नवाब साहब ने लिखा जिन्ना को, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भई देखो, मेरे चारों तरफ जो है मैं अब इंडिया से घिर चुका हूँ। मेरे कोई भी लैंड बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से विलय नहीं हो पा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। दूसरा जो आपने बताया सर, भुट्टो ने लेटर लिखा जिन्ना को, जहाँ पर उन्होंने लिखा, और मैं ये पढ़ना चाहूँगा, आवर प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेलवेज एंड कस्टम्स हैव गॉन टू द बॉटम। यानी कि हम सप्लाई कर ही नहीं पा रहे। फूड सिचुएशन इज टेरिबली एम्बैरेसिंग, दो पाकिस्तान हैज कम टू आवर रेस्क्यू विद अ generous allotment of food grains. ठीक है, Added to His Highness and the royal family have had to leave because our secret service gave us information in advance of serious consequences of their presence and safety, कि अगर वो वहां रहे तो फिर क्या होगा पता नहीं। तो आप सोचिए ना कि अगर आप वहां रहे तो आपके कुत्ते भी सेफ नहीं है, तभी तो आप उनको लेकर गए, हम्म आप उतना पैसा लेकर गए, आप बक्से के बक्से भरकर लेकर गए, उस सब के लिए आपके पास था। सो मुझे लगता है उन्हें ये बड़ी क्लैरिटी से पता था कि आवाम साथ नहीं है, हम्म और इसका प्रूफ प्लेबेसाइट में निकल कर आता है। देखो, अगर मैनुपुलेशन आप कर भी लेंगे ना, कितने को आप इन्फ्लुएंस कर लेंगे? हम्म 10%, 20%, 2 लाख वोट में 90 वोट। 2,01,000 वोटर्स थे, हाँ, 1,90,000 ने ने वोट वोट डाले। किया, ठीक है। सिर्फ 91 कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ भाई पाकिस्तान। देखिए, आप ना ये अब आप पाकिस्तान की तरह अगर आप ढूंढें कि जी वो 10,000 कम थे, लेट मी टेल यू, ओवरऑल विल जो है वो पॉपुलेशन का माना जाता है। हाँ, अच्छा चलो 1 मिनट के लिए, अब वो जो 10,000 कम पड़ रहे हैं आपको, जो दिख रहे हैं वो 190 है, वो 2 है, ठीक है ना? 10,000 जोड़ लीजिए, तो भी क्या हो जाता? फिर हाँ। ये, लेकिन जब प्लेबिसाइट होती है ना, उसका मतलब सिर्फ वोट नहीं होता है। हम्म आपके यहाँ पर और मेरे यहाँ पर जब वोटिंग होती है, तो उस समय मैं एज़ अ आर्मी मैन वोट थोड़ी ना कर रहा होता हूँ हर जगह। मेरा तो बहुत बाद में आता है और वो जुड़ता है। बिल्कुल। सो सेम गोज़ हियर, अगर पॉपुलेशन का एक मतलब 1,90,000 अगर वोट कर रहे हैं, तो 2 लाख वोट कर रहे हैं भई। सेंटिमेंट दिखता है, हम्म नहीं तो ये फिगर 91 नहीं होती। ये बढ़कर 9,000 होती, 10,000 होती, 20,000 होती, कुछ तो होती। हम्म इसका मतलब है बेस अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका 0 था। और एक एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आती है, रेफरेंडम भी हुआ मंगरोल और मनावदर में, हाँ। जहां पर 31,000 वोटों में से सिर्फ 39 पाकिस्तान के फेवर में पड़े। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मतलब देयर वाज़ नो मतलब डबल जस्टिफिकेशन। डिजिट में। हम्म सो इसलिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एज़ फार एज़ जूनागढ़ इज़ कंसर्न्ड, कोई मॉरल राइट बन नहीं सकता हम्म कि चलो वो आपका जो जोधपुर वाला है उसके पास तो ये था कि चलो जी मेरा छोटा-सा बॉर्डर है। यहाँ तो आपको बॉर्डर भी नहीं है। आप करोगे क्या? कैसे पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर देगा? हम्म या आप सस्टेन कर पाओगे? कौन-सी ऐसी आपके पास जिसको बोलते हैं ना पैसा है, हम्म जो आपको ज़िंदगी भर निकाल कर ले जाएगा? एंड अबव ऑल, जब कंट्रीज़ बनते हैं ना, मानो मेरी बात, जब कंट्रीज़ बनते हैं, तो सभी कुछ सिधाई से नहीं बनते हैं। हम्म कुछ चीज़ों के ऊपर सख्ती करनी पड़ती है। कुछ चीज़ों के ऊपर आपके स्टैंड आने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसे देते तो 560 बनते, 560 इंडिया बनते। अगर सभी को
सबको अपनी अपनी तरीके से जाने देते। सो आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि जूनागढ़ के केस में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए, माना जाए कि जूनागढ़ के साथ, जैसा कह देते हैं कई लोग, कि उनके साथ जाति हुई है। कोई जाति नहीं हुई है। तुम्हारा किंग वहां से भाग लिया, हुँ, वहां पर प्लेबेसाइट हुई, प्लेबेसाइट ने रिजल्ट दे दिया, आप जुड़ गए, अब आप रोते रहो हुँ। कि हमारे पास क्या था क्या नहीं था। और मेरे ख्याल से ये इंडिया के एक काफ़ी समृद्ध हिस्से में है आज की डेट में जूनागढ़, और किस तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बहुत है, सब कुछ जो है आज के डेट में बहुत अच्छा डेवलप हो गया ये एरिया। सोचो, जूनागढ़ के साथ अगर जेएनके वाला होता, क्या वो भी नहीं इतना डेवलप होता? हुँ, अगर जेएनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 47 48 से, हाँ, अगर हमने जो करना होता हम कर लेते, तो बात क्या होती? हुँ, अल्टीमेटली जेएनके अब जाकर प्रॉस्परस हुआ है। सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट आई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अमेजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हुँ। तो जेएनके पे भी सर आएँगे, पर उससे पहले सरदार पटेल की, हैदराबाद और कश्मीर पे लास्ट में आएँगे, पर सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्ट का एरिया, क्योंकि सिर्फ 22 किलोमीटर का चिकन नेक, जो आज भी चिकन नेक सिचुएशन बनी हुई है, और उधर बैठा हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, जो एकदम तभी बना था। और त्रिपुरा के केस में तो जवाहरलाल नेहरू ने वार्निंग भी दे दी थी जिन्ना को। तो क्या हुआ क्या था, और ये पूरी नॉर्थ ईस्ट की कहानी क्या है? सो अगर आप त्रिपुरा में इस लेटर को देखेंगे ना, तो इसमें आपको दो चीजें बड़ी डिस्टिंक्ट नजर आएंगी। हुँ, पहली बात, जवाहरलाल नेहरू हैड फुल फेथ इन सरदार पटेल। हुँ, बड़ा सीधा दिखता है। अगर इसी लेटर की आप डेट देखिएगा, 4 है, 3 तारीख को 3 तारीख को इंटेलिजेंस इनपुट आए थे कि जैसे कश्मीर में ट्राइबल्स और आ रहे थे, ऐसे यहाँ पर आने थे ईस्ट पाकिस्तान से। अच्छा, यानी यहाँ पर भी एक जो है। एक नया कश्मीर बनना था। हुँ, और इसलिए आप देखते हैं कि इमीडिएटली जो भी कुछ सरदार पटेल ने किया, वो ये सारी चीजें रोक पाया कि एक और कश्मीर इस वाले बॉर्डर पर ना आ जाए। हुँ, क्योंकि भाई ईस्ट पाकिस्तान इधर भी तो था। और अगर आप आज की तारीख में जाकर देखें, बांग्लादेश और हमारे बीच में त्रिपुरा में आधा घर हमारी साइड है, आधा घर उनकी साइड है। हुँ, कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है फेंसिंग, बट ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्री ट्रेड है, फ्री फ्लो है। सेम वाज द सिचुएशन दैट टाइम कि अगर वो सो कॉल्ड वो ट्राइबल्स के नाम पर या मिसक्रिएंट्स के नाम पर अगर ईस्ट पाकिस्तान से भुट्टो साहब किसी को बोल देते और लोग आने शुरू हो जाते, तो आपके पास जिंदगी भर के लिए एक और कश्मीर बन जाता। बिल्कुल। एक बार ये लेटर पढ़ लें जी, सर। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, माय डियर वल्लभ भाई, यू आर नो डाउट अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स दैट देयर इज़ ट्रबल ब्रूइंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ त्रिपुरा, यानी वहाँ अनरेस्ट चल रहा है त्रिपुरा में। इट इज़ सेड दैट द मुस्लिम नेशनल गार्ड्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट हैव स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट एक्सेशन ऑफ त्रिपुरा टू द इंडियन यूनियन, एंड दे मे वेल हैव रेड्स, यानी कि वो रेड्स कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कश्मीर में रेड हुई एक थी। और कश्मीर बन जाता। Hmm. Tripura state is very feeble and the Raj family itself is divided. यानी कि आपसी मतभेद है राजा की फैमिली में कि किस तरफ जाना है. If any trouble occurs there, we have no means of reaching it except by Assam. Assam के थ्रू ही आप पहुंच पाएंगे वहां पर. करेक्ट। Yesterday, I sent a telegram to Pakistan government warning them about this matter. I have also informed the Assam government. I hope you will deal directly with Tripura state authorities. Evidently, the present Diwan is not much good and a better and stronger man is needed. यानी कि उसको हटाओ indirectly. Dr. P.C. Ghosh has also written to me on this subject and drawn urgent attention to it. एक चीज कि भाई I hope you will deal directly with Tripura state authority, कि आप सो सीधा वहां सो पर। मैं आपको शुरू से जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, नेहरू वाज राइटिंग हम्म एंड सरदार पटेल वाज राइटिंग ऑन ग्राउंड। हम्म He was not writing letters. He was writing history on ground. He was creating the map on ground. He was creating India on ground. हम्म अदरवाइज त्रिपुरा आपके पास नहीं होता, बिल्कुल। या एक त्रिपुरा की जगह आपके पास एक और कश्मीर होता। हम्म और सीधी सीधी बात जब वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली, इसका दैट ऑल्सो शोज कि नेहरू को ये जरूर पता था, ये फेथ तो था कि अगर सरदार को दे रहा हूं, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। हम्म
एंड आई थिंक ही डिड इट वंडरफुली। जहाँ तक हम बात करते हैं कि वो जहाँ की जो राजसी फैमिली है वो डिवाइडेड थी, वो डिवाइडेड इसलिए थी क्योंकि किंग की डेथ हो गई थी। विडो जो थी उनके पास बच्चा छोटा था, उस बच्चे को क्राउन प्रिंस की तरह देखा जाता था, और विडो मैडम जो है उन्होंने फाइनली वो एक्सेशन साइन किया था 49 में, जब हमारे साथ उनका फाइनली विलय हुआ। हुँ। और यहाँ पर भी कोई मेजर नेगोशिएशन की जगह ये था कि भई अगर आप नहीं करेंगे तो एक और कश्मीर खड़ा हो जाएगा, तो ये बेहतर है कि आप फटाफट इसमें जो है विलय। 200%, 200%। आप कितने कश्मीर लेंगे? हर जगह बॉर्डर है। हुँ, फिर तो मैं कहूँगा आपका वो नेफा वाला बॉर्डर है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिस्प्यूट में आ जाएगा, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं बॉर्डर है। भाई बांग्लादेश के साथ हमारा कोई छोटा-मोटा बॉर्डर थोड़ी ना है। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का जहाँ बॉर्डर हो, जिसके बीच में आपके एक तरह से कह सकते हैं 7 कंट्रीज़, 7 बन जाती हैं 7 कंट्री, जो हुँ, आज की तारीख में हम स्टेट के तौर पर देखते हैं। अगर आप उसके बाद इवैल्यूएशन करें नॉर्थ ईस्ट का, तो आप पाएँगे कि जो अभी का नॉर्थ ईस्ट है, उसका उस समय से क्या लिंकेज है, हुँ, कैसे क्या हुआ और कैसे किसने किसको हैंडल किया, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में उस समय था क्या आपके पास? हुँ, आपके पास नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ़ 3 चीज़ें थीं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बात करें। आपके पास एक होता था नागा हिल्स। नागा हिल्स किसका पार्ट था? असम का पार्ट था। देयर वाज़ नथिंग कॉल्ड एज़ नागालैंड, इट वाज़ ओनली नागा हिल्स, एंड कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के साथ वो असम का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट माना जाता था। ठीक है? इसके अलावा क्या था? कूच बिहार। कूच बिहार वाज़ द प्रिंसली स्टेट। वहाँ पर राजा राजा हुआ करता था। महाराजा नारायण। हाँ, ठीक है। वो देयर आर 2 नेम्स। मैं नामों पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वो कन्फ्यूज़ करेगा। बट वो प्रिंसली स्टेट थे, बड़ी सीधी-सीधी बात। हुँ, इसके अलावा तीसरा पार्ट क्या था नॉर्थ ईस्ट में? वो था खासी, खासी ट्राइब्स। 1, 2, 10, 12 नहीं, 25 ट्राइब्स हुआ करते थे। हुँ, वो जो खासी ट्राइब्स है, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हुए बाद में जाकर? वो बन गए मेघालय। हुँ, कूच बिहार आपको पता ही है। जहाँ तक नागालैंड वाली बात है, वो नागालैंड बन गया अपने आप में। हुँ, सो अगर मोटे तौर पर देखा जाए, मणिपुर आ गया। मणिपुर का एक्सेशन में क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो 11 अगस्त को एक्सेशन हुआ। हुँ। मैंने इसलिए आपको शुरू में बोला था, ये जो 10 से 15 के बीच में फाइनली अगर देखा जाए, इंक्लूडिंग जे-एन-के, ये तभी सारे काम हुए हैं, जो लिखित वाली बात है। पर उस समय इतने सारी टेंशन्स के बीच में सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कि इसके फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स आए भी। वो चिट्ठी में क्या था? नहीं देखिए, उनका उस समय विजुअलाइज़ेशन ये था कि अगर नॉर्थ ईस्ट डिवाइडेड तौर पर रहा, हुँ, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये इसको हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा। आपके पास हर जगह पर प्रॉब्लम्स आएँगी फ्यूचर में भी। हुँ, इसलिए अब आप ये नहीं कर सकते कि नागालैंड वाला पार्ट छोड़ दूँ, कि मणिपुर वाला पार्ट छोड़ दूँ, मेघालय वाला ले लूँ, ये चॉइस नहीं है आपके पास। हुँ, अगर आपको चॉइस लेनी है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी फोर्सेस, आपका जो रोड कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन नेक होकर जो असम के अंदर से जाता है, वो अकेली एक जगह है, जो हुँ, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को सप्लाई करती है। हुँ, और आपको अगर थ्रेट बनती है, तो आप पूरा नॉर्थ ईस्ट लूज़ आउट करेंगे, अगर मोटे तौर पर देखें। इसलिए आप पाते हैं कि मणिपुर, जब सितंबर 49 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनके जो महाराजा थे, वो शिलांग गए। हुँ, शिलांग जाकर तब तक उन्होंने एक्सेशन किया, लेकिन मर्जर नहीं किया। मर्जर को हाँ नहीं कर रहे थे। हुँ, ये बड़ा डिफरेंस है, एक्सेशन करने के बावजूद मर्ज करना है या नहीं करना, वो हुँ, वाली चीज़ें फाइनलाइज़ कई जगह नहीं हो रही थी, और उसका एक बड़ा लिविंग एग्ज़ाम्पल है। और यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वो साम-दाम, दंड-भेद का जो चक्कर है, वो अब आपको दिखाई देगा। जब वो शिलांग गए और वहाँ गवर्नर साहब से मिले, तो उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं जी, हम मर्जर नहीं करेंगे। हुँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम मर्ज नहीं होंगे। मर्ज का मतलब हो गया मैं नीचे आ गया आपको। हाँ, तो सरदार पटेल साहब ने कहा, मतलब उनको मैसेज दिया रिटर्न, गवर्नर साहब को, महाराजा साहब वापस जब जाएँगे, जब वो साइन कर देंगे, हुँ। ब्लॉक कर दीजिए उनका वापस जाना। तो वन वे टिकट हो गई मतलब उनकी। और वो साइन कर ही वो अपना रिटर्न टिकट लेकर गए, अदरवाइज़ वो वहीं बैठे रहते। हुँ। तो इसलिए मैं कहता तो हूँ ये कुछ एक चीज़ों। एक बिना बोले डिप्लोमेसी में इसको हाउस अरेस्ट बिना बोले जो है अरेस्ट कर लिया गया है एक तरीके से। अच्छा चलिए, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, आपको ही बोल देता हूँ। हाँ। जब तक वो साइन नहीं करेंगे ना, वो हमारे गेस्ट रहेंगे। अब इसमें क्या बुराई है?
हाँ, भाई ही कैन बी माई गेस्ट ना, यस, गवर्नर साहब का गेस्ट हूँ भाई, हाँ, जेल में थोड़ी ना डाला है। हुँ, हुँ, देखिए चीजों को लेने वाली बात है। हुँ, मुझे लगता है इससे और ज्यादा इज्जत क्या हो सकती है कि गवर्नर साहब हुँ। आपको वापस नहीं जाने दे रहे हैं कि आप बैठिए जनाब, गेस्ट रूम में बैठिए, हुँ, तीनों टाइम का खाना खाइए। हुँ, लेकिन जनाब ऐसा है, इसका साइन करने के हुक्म है तो हुँ, साइन तो होना ही है। हुँ, मतलब चीजों को ऐसे ना बोला जाए, बट अपने आप में वी कैन ट्रीट इट लाइक दिस ऑल्सो। हुँ, हमने तो आपको अब देसी धारा में बता दिया कि उन्होंने बोल दिया ये जब जाएंगे, जबकि साइन करेंगे। हुँ, अब उसको आप लेने वाला कैसे लेगा? गवर्नर लेवल का और मेरे लेवल का बंदा अलग है ना भाई। हुँ, गवर्नर साहब ने कहा होगा, अरे नहीं जनाब एक दिन और सोचिए, यहीं बैठिए। हुँ, अगले दिन हो सकता है उन्होंने कहा नहीं जी मैं अभी भी एक दिन और रहिए और सोचिए। हाँ, फिर उन्होंने कहा होगा अच्छा नहीं मैं वापस जाके करके बताता हूँ। जनाब आप वापस जाके क्या सोचेंगे? जब आपने सोचना ही है तो यहीं सोचिए। हुँ, तो बिना कहे भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। यू डोंट हैव टू डिक्लेयर कि यू आर अंडर हाउस अरेस्ट। हुँ, बट मैंने क्या कहा कि वो सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट आपने बनाकर क्लियर कर दिया कि यार ये मुझे जाने नहीं दे रहे। हुँ, मुझे डिसीजन तो यहीं देना पड़ेगा, और यहाँ डिसीजन अगर मैं मर्जर का नहीं देता हूँ, तो मैं जाऊँगा कहाँ? हाँ, भई ये भी तो पॉसिबिलिटी बता दी ना कि आप हुँ, बैठिए। हुँ, अगर आप जाएँगे तो बैंड बाजा बारात के साथ जाएँगे, अगर आप नहीं मर्जर करके जाएँगे, तो पता नहीं आप कहाँ जाएँगे। हुँ, हुँ, तो ये चलता है। प्रेशर टैक्टिक्स। देखिए इसमें कोई भी चीज़ बिना प्रेशर के नहीं आ सकती। आज की बात कर लो, चाहे उस समय की कर लो। हुँ, यूएस के खिलाफ आज भी उतना ही प्रेशर है जितना ईरान के खिलाफ है। इंडिया में हमारे अपनी पॉलिटिक्स में कितना प्रेशर कब है, कहाँ है, कैसे है, ये सबको मालूम है। सो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय के प्रेशर उस समय के लिए वाजिब थे, जायज़ थे। हुँ, अगर आपने कंट्री बनानी है, तो कंट्री हवा में नहीं बनती है। हुँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि उस समय शायद चाइना वीक होता था और शायद इस वजह से जो है इतना बड़ा थ्रेट नहीं था। लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन चल रहा था, एक और चीज़ सरदार पटेल के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी, जो कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 7 नवंबर 1950 को नेहरू को, और उसमें बहुत एविडेंट हो जाता है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड आवर एम्बेसडर इन पेकिंग एंड थ्रू हिम द चाइनीज गवर्नमेंट। थोड़ा सा अगर स्किप कर दूं इसको तो माई my own feeling is that a crucial period they managed to instill into our ambassador a false sense of confidence in their so-called desire to settle the तिब्बत, Tibetan problem by यस। peaceful means. There can be no doubt that during the period covered by this correspondence, the Chinese must have been concentrating for an onslaught on Tibet. यानी उन्होंने जांच लिया था कि तिब्बत के ऊपर जो है हमला हो सकता है. Therefore, if the Chinese put faith in this, they must have distrusted us so completely as to have taken us as tools or stooges of एंग्लो अमेरिकन डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी. यानी कि वो ये समझ रहे थे कि चाइना हमें अपना दोस्त नहीं समझ रहा है. क्लियरली in the background of this, we have to consider what new situation now faces us as a result of the disappearance of Tibet as we knew it. एंड यानी कि हमें पता था कि तिब्बत आज नहीं तो कल शायद नहीं रहेगा, और इसलिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में इतना ध्यान दिया स्टार्टिंग से. एंड द एक्सपेंशन ऑफ चाइना ऑलमोस्ट अप टू आवर गेट्स, यानी हमारे दरवाजे पे चाइना आकर के खड़ा हो जाएगा. थ्रू आउट हिस्ट्री वी हैव सेल्डम बीन वरिड अबाउट आवर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर. द हिमालयाज हैव बीन रिगार्डेड एज एन इन impenetrable barrier against any threat from the north. और हमारे पास फ्रेंडली टिबेट था जो अब नहीं रहेगा. यानी नेहरू ये जानते थे कि टिबेट आज नहीं तो कल नहीं रहेगा और चाइना हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, और इस सर्कमस्टेंस में नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, उस पूरे नॉर्थ ईस्ट को टेक ओवर करना ज़रूरी है। हाँ. अगर वो टेक ओवर नहीं होता, तो वो तिब्बत तक जो चाइना की सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन है, वो उससे आगे बढ़ती। हुँ. आज की तारीख में भी अगर आप देखें, अरुणाचल को तिब्बत अपना पार्ट क्यों, सॉरी चाइना अपना पार्ट क्यों बताता है? हुँ. दैट मीन्स वो अभी भी वहाँ तक देख रहा है। और अगर मैं तो कहता हूँ चलिए 1 मिनट के लिए किसी वजह से थ्योरेटिकली बात करना है कि वो बोले चलिए जी इस लाइन तक मैं यहाँ तक हूँ। वो आज तक लाइन नहीं बताता। हुँ. वो तो कहता है मेरा तेजपुर आपका मेरा है। भाई अगर आप वहाँ जाएँ, तो वो बोलता है मैं तेजपुर मेरा है।
अरुणाचल तो है ही है मेरा, मतलब ब्रह्मपुत्र तक आने का पूरा इलाका उसका है। हम्म सो इसलिए मुझे लगता है कि उस समय के हिसाब से सरदार पटेल ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई कि भाई मणिपुर अपना ले लिया, खासी की जो फेडरेशन थी वो मेघालय बनाकर अपने साथ ले ली, और नागाज का जो डिक्लेरेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म क्योंकि अगर आप दो चीजें देखें, खासीज जो मेघालय के हैं उन्होंने कभी भी अपना मर्जर साइन नहीं किया, हाँ लेकिन वो मर्ज रहे। हम्म इसको भी कहते हैं, इसको बोलते हैं साम दाम वाली बात, हम्म कि आपने उसको दाम ऐसा रखा हुआ है कि वो अब हट भी नहीं पाएगा, और टेक्निकली साइन नहीं किया हुआ है मर्जर। हम्म नागालैंड में हमारा प्रॉब्लम क्या है? नागालैंड में प्रॉब्लम ही यही है कि उस समय के हिसाब से गवर्नर के पास जब वो चीज करी थी तो उन्होंने बोला था 10 साल के लिए इंडिया के साथ है, हम्म 10 साल के बाद डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद वाला डिसीजन हुआ नहीं। जब ये वाली बात आई तो इसीलिए 15 अगस्त से एक दिन पहले नागाज ने अपने तरफ से बोल दिया कि हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, हम्म 14 तारीख को। जबकि अब इसमें दो इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन हमारा है कि आपने हमारे गवर्नर के साथ साइन किया है 10 साल के लिए, हम्म और उससे एक दिन बाद आपने क्या साइन कर दिया कि येस्टरडे वी हैव बीन इंडिपेंडेंट। हम्म तो अब वो अपनी इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड लेकर आज तक चल रहे हैं, हम्म और मैं लेकर चल रहा हूं कि भाई आपने तो मेरे साथ एक सेशन साइन किया हुआ है। हम्म इसलिए आप पाते हैं कि नागालैंड आज भी कहने के लिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में तो आता ही है, हम्म क्योंकि वो सोचता है कि मेरी डेफिनेशन सही है, हम बोलते हैं हमारी डेफिनेशन सही है, लेकिन डेफिनेशन इंडिया की दोनों को माननी पड़ेगी। क्योंकि नागालैंड अगर ये सोच रहा हो कि वो अपने आप में एक कंट्री बन के सर्वाइव कर लेगा तो वो नहीं कर पाएगा। दूसरी एक बड़ी बात ये है कि इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं और जनता पार्टिसिपेट कर रही है, वो अपने आप में सॉवरेनिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नथिंग, उसको तो डिनाई करें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके बावजूद एनएससीएन वगैरह जो हाँ चल रही है, जो अपना सो कॉल्ड नागालैंड को, अब तो आप देखते हैं एनएससीएन और ये जो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस वी विल रिमेन विद इंडिया, हमें थोड़े राइट अलग चाहिए, हमें अपना झंडा अलग चाहिए, हमें अपना राष्ट्रगान अलग चाहिए। जबकि इंडिया बोलता है आपको सारी कुछ मिलेगा लेकिन आपका झंडा अलग नहीं हो सकता, राष्ट्रगान आपका अलग नहीं हो सकता। आप राष्ट्रीय गीत बना लो अपने लिए, स्टेट का गीत बनाने में क्या प्रॉब्लम है? और उस पर हम देख रहे हैं काफी हद तक अब नागाज एग्री कर रहे हैं, हम्म क्योंकि अब उन्हें वो ये तो दिख गया है कि इंडिया में अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भाई अब इतने साल हो गए हैं तो हम भी बड़े क्लियर हैं, तुम कितने क्लियर हो वो भी तो हमें पता है। क्योंकि अगर तुमने सही में 10 साल वाला क्लॉज अभी भी लगाना है तो फिर 10 साल वाला क्लॉज निकले हुए 40 साल हो गए हैं। हाँ अब वो वाली चीजें नहीं रहेंगी। और रही बात चाइना सपोर्ट की, वेल चाइना कैन कीप सपोर्टिंग, हम्म क्योंकि चाइना का सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि चाइना उनको कोई बल्ले बल्ले कुछ बढ़िया चीज दे देगा। चाइना का एम बड़ा सीधा है कि इंडिया डिस्टर्ब्ड रहे हम्म नॉर्थ ईस्ट में भी। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाए जिस तरह के डिफरेंसेस नॉर्थ ईस्ट में हैं, चाहे वो खासीज के ले लीजिए, चाहे आप नागाज के ले लीजिए, ये आप जो मणिपुर वाले हैं हम्म इनके ले लीजिए, इन सब के डिफरेंसेस जो हैं ये ट्रेडिशनल हैं, ट्राइबल डिफरेंसेस हैं। हम्म और उन ट्राइबल डिफरेंसेस को लिए इंडिया कमिटेड रहेगा, इंडिया विल कीप ब्लीडिंग। आई थिंक दैट इज वेयर चाइना इज गेनिंग। अब सर चलते हैं दो बड़ी जो कहानियां हैं, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद को बोला जाता है कि बहुत ही अमीर स्टेट होता था ये उस समय, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच, और इनका सपना था कि हम जो है ये हैदराबाद यहाँ पड़ता है, ये बिल्कुल बीचों बीच भारत के, और इनका ये था कि हम पाकिस्तान में जाकर विलय करेंगे। क्या हुआ था हैदराबाद में? नहीं देखिए, जब निज़ाम साहब जो थे ना उन्हें ये हम्म मालूम था कि वो हमारे पूरे 560 प्रिंसली स्टेट में वो वन ऑफ द रिचेस्ट है, और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश की भी बहुत सिंपैथी थी उनके टुवर्ड्स। नहीं वो तो है ही, वो तो है ही। हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि निज़ाम को एक बहुत बड़ा फायदा था, निज़ाम वॉज वेरी क्लोज टू माउंट बैटन, और उसका प्रूफ मैं इसके बाद दे दूंगा आपको। हाँ जी। सो उन्होंने किया क्या, उन्होंने बोला कि नहीं जी हम तो अपना अलग रह सकते हैं। हो सकता है, चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लूं सरदार पटेल इस बात को कंसिडर करें या ना करें। अगर आप पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो आप जुड़ेंगे कैसे, पहली बात। हम्म दूसरी बात, एज इंडिया मैं अपने ट्रेवनकोर और बाकियों के साथ जुड़ूंगा कैसे हम्म जब तुम बीच में आ गए। भाई आप तो उस समय अगर सिर्फ वही बात होती ना उनके अपने की, हाँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थॉट प्रोसेस चल रहा था कि ठीक है यार, अगर वो नहीं मान रहा बाद में देख लेंगे। हम्म लेकिन उनका मानना यह था कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, अपनी मुस्लिम आबादी के साथ। हम्म अब अगर आप जाएंगे तो मेरा साउथ
टूटता है, बिल्कुल। मेरा कनेक्शन नहीं रहता। आप एक मेरे नाभि के तौर पर इरिटेंट रहेंगे हाँ। कि पता नहीं कब अपेंडिसाइटिस हो जाए और मुझे अपना ऑपरेशन कराना पड़े आप ही के खिलाफ। हुँ, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2 एक्शन उन्होंने ऐसे किए निज़ाम ने, जहाँ पर सरदार पटेल कन्विंस हो गए हुँ, कि अब ये साम-दाम का मामला नहीं रहा, दंड का रहा। अब इस बात का दंड मिलना चाहिए। और वो जो 2 एक्शन थे वो क्या थे? एक एक्शन ये था कि उन्होंने 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया। हुँ, ठीक है, कर दिया, क्या कर सकते हो? उससे बड़ी बात थी, उन्होंने इंडियन करेंसी को अपने यहाँ बैन कर दिया। हुँ, वो जो ट्रिगर हुआ कि दैट मीन्स दिस स्टेट, एक होता है कि आप अपने लिए कर रहे हो और एक होता है आप दूसरे को गिराने के लिए कर रहे हो। आप इंडियन स्टेट को गिराने के लिए ये काम कर रहे हो। पैसे लेना देना कोई बड़ी बात नहीं है, हुँ, लेकिन आप इंडियन करेंसी को अपने स्टेट में बोल दें कि इलीगल करेंसी हो गई, तो वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसीलिए इंडिया ने सरदार पटेल ने पूरे के पूरे हैदराबाद को घेरा, और घेरा उन्होंने इस एक्सक्यूज में कि किसी भी तरह का कोई वेपन सिस्टम सप्लाई इसके अंदर नहीं हो सकता। हुँ, तो वहां वो जो एम्बार्गो लगाया, उसमें निज़ाम को दिख गया कि बात बनेगी नहीं, प्लस वहाँ पर एक रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट के बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसको सीज़ फायर करने के लिए, सीज़ फायर से पहले जनरल चौधरी वाज़ दी आर्मी चीफ एट दैट टाइम, उनको बोला गया कि आप अपनी सेना अंदर लीजिए, इस सो कॉल्ड रिवोल्ट को कंट्रोल करिए, इसी बहाने निज़ाम को कंट्रोल करिए। और इसका जो सीज़ फायर है, वो फाइनली निज़ाम ने जैसे ही साइन किया, वो और उसके ये जब हमारी आर्मी एंटर करी थी, कब एंटर करी थी? हमारी आर्मी एंटर करी जिस दिन जिन्ना साहब की डेथ हुई, उससे अगले दिन, 2 हुँ, दिन के अंदर। हुँ, क्योंकि अब इन्हें दिख गया कि इस समय पाकिस्तान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, साम-दाम तितर-बितर है दंड-भेद। थोड़ा। हाँ, साम-दाम दंड-भेद इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी। कि आपको कब कौन-सी चीज़, आप ये तो नहीं पता था कि किस दिन कौन मरेगा, हाँ, लेकिन वो मरे तो बोले चलो इस समय पाकिस्तान कहीं बिज़ी है, अंदर आओ। हाँ, चौधरी साहब अंदर आए, एक सीज़ फायर उसके बाद डिक्लेयर हुआ हुँ, और उन्होंने साइन किया। हुँ, देयर वाज़ हार्डली एनी चॉइस, वही वाली बात है। हुँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चॉइस दोगे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि बंदे का माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। हुँ, तो उसको कन्फ्यूज़न में मत रखो, उसके सामने एक चॉइस रखो, जो सरदार पटेल ने रखी, सिर्फ़ जॉइन ही कर सकते हो। हुँ, अगर इसके अलावा कहीं कोई और सोच है, तो हम आपको जॉइन करवा लेंगे। चॉइस आपकी है, हाँ। इन दोनों में से। खुद होना है या हम करा लें? ये आपकी मर्ज़ी है भई। हुँ, सो दैट इज़ हाउ सितंबर 48 में फाइनली जाकर निज़ाम ने सीज़ फायर कर सो कॉल्ड अपना विलय एक्सेप्ट किया। जिसको ये ऑपरेशन पोलो कहा जाता पोलो, है। यस, इट इज़ ऑपरेशन पोलो। तो इसमें आपने कहा कि ये इसमें कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशंस को भी बीच में ओह लाने की। यस, दैट्स अ गुड स्टोरी, यू मस्ट हुँ, नो दिस, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना कि निज़ाम के रिलेशन वॉइसरॉय के साथ अच्छे थे। हाँ, वो क्यों थे अच्छे? क्योंकि वॉइसरॉय का एक बड़ा अच्छा हुँ, बंदा जो था, ही वाज़ अ एडवोकेट। उस एडवोकेट को निज़ाम ने हायर किया कि यूनाइटेड नेशन में हमारा केस कराओ, फाइल, और हमें जस्टिस मिलना चाहिए कि हम अलग होने चाहिए। मतलब माउंटबैटन के दोस्त को हायर करा यस, गया। यस, यस, हाँ, आई एम फॉरगेटिंग हिज़ नेम, बट दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने उस बंदे को लिया और उसने जाकर यूनाइटेड नेशन में ये डाली थी कि भई होना चाहिए। और उसको जनरली कहा जाए तो माउंटबैटन इंटरनली सपोर्ट कर रहे थे। ये एक अलग बात है, उन्हीं दिनों में ये बातें चली थी कि भई आप गवर्न नहीं कर सकते। हुँ, अब आप हमारी कंट्री को गवर्न नहीं कर सकते। आपके डिसीजंस इज़ एज़ गुड एज़, जैसे बोला जाता है ना कि प्रेज़िडेंट का एक्सेंट लेना होता है सिर्फ़। हुँ, आपको प्रेज़िडेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। लेकिन प्रेज़िडेंट परमिट्स यू कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो होता है। हुँ, सेम एनालॉजी अप्लाइड एट दैट टाइम कि जो सरदार पटेल जी हैं, उन्होंने माउंटबैटन के सामने एक सिचुएशन ये क्रिएट कर दी हुँ, कि डिसीजन अब हम लेंगे, आपको बता लेंगे, लेकिन डिसीजन अब हम ही लेंगे और हमारा डिसीजन ही लागू होगा। हाँ, मैं डेट्स देखता हूँ तो मुझे अचंभा होता है। 21 अगस्त 1948 को जो है हैदराबाद ने डिस्प्यूट यूएन में सबमिट करा करेक्ट, और 9 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हो गया। यानी 20 दिन के गैप में बिल्कुल। ऑपरेशन पोलो हो गया, जिसमें बीच में एक ट्रिगर क्या हुआ कि जी जिन्ना जी की डेथ हो गई। हुँ, देखिए, यू हैव टू यूज़ द एक्सप्लॉइट। चांस अब आपके सामने आए
और आप उसे इस्तेमाल ना कर पाएँ, हुँ, तो मुझे लगता है मूर्खता होगी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ी सीधी बात है कि आप अपने इंडिया के मैप के अंदर, अपने पेट के अंदर बैठे हुए हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ नहीं दे सकते। हुँ, प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। अगर बात सिर्फ निज़ाम की अपनी होती, तो एक सिचुएशन अलग हो जाती। हुँ, और उसको ट्रिगर करने का, जिसको बोलते हैं ना वो करेला और नीम चढ़ा, कि आप तो एक तो करेले थे ही और आपने नीम चढ़ा कर दिया कि इंडिया की करेंसी बंद कर दी। हुँ। तो अब आप क्या, मेरे पास क्या चॉइस छोड़ रहे हो? आप होते अगर सरदार पटेल, आप क्या करते? मुझे नहीं लगता आप इसके अलावा कुछ भी और करते, कि चॉइस इतनी है, हाँ, और दूसरी चॉइस है हाँ, हाँ, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं हुँ, है। रज़ाकर्स की बात होती है कि वो लोग भी जो हैं क्या था ये रज़ाकर मूवमेंट क्या था? नहीं देखिए, देयर वर जिसको बोलते हैं ना, उस समय निज़ाम के टाइम में जो चीज़ें थी वो रज़ाकार्स के द्वारा कंट्रोल्ड थी। हुँ, सो इसलिए रज़ाकार्स का उस समय एक बड़ा अलग इन्फ्लुएंस था, और उस इन्फ्लुएंस को जैसे ही आपने न्यूट्रलाइज़ किया, आपने देखा कि ना केवल निज़ाम गिरे, पाकिस्तान गिरा, उल्टा सारी चीज़ें आपके उस हिसाब से सेटल हुई जैसा आप चाहते थे। तो बेसिकली ये यहाँ पर साम, दाम, दंड, भेद सारा पूरा एक्शन हो गया हैदराबाद की विलय कराने के लिए इंडिया में और यूनाइटेड नेशन वगैरह में जो चल रहा है मतलब सरदार पटेल क्लियर थे कि लीगल प्रोसीडिंग चलती रहेगी, ऑन ग्राउंड कब्जा लो, ऑपरेशन पोलो। यस, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आज भी अगर कहीं कोई दुनिया में ज़मीन का डिस्प्यूट होता है, अल्टीमेटली जीतता वो है जिसके हाथ में कब्ज़ा है। हाँ, उसके बाद आप लड़ते रहिए। लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरदार पटेल इस बात को बड़े ज़िम्मेदारी से समझ रहे थे कि आप इस समय माउंटबेटन को प्लीज़ नहीं कर पाएँगे, यूनाइटेड नेशन को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे, आप पहले अपनी सैटिस्फैक्शन देखो, हुँ, अपना कंट्री बनता हुआ देखो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो मैप उन्होंने ग्राउंड पर क्रिएट किया, जो हुँ, लोग बोलते थे। हुँ, इंडिया उन्होंने ग्राउंड पर क्रिएट किया, जो लोग बोलते थे। उसकी कीमत ज़रूर अदा करी, हुँ, सही गलत डिबेट हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आज मुझे मुड़कर देखना है, तो मुझे ये ज़रूर नज़र आएगा कि जहाँ लाखों करोड़ों लोगों का कत्ले-आम हो जाता, वो नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि जिस तरह की कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ थी, उसके बावजूद उसको कंट्रोल करना, सेफ्टी सिक्योरिटी देखना, हर उस राजा को सैटिस्फाई करना, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो जेएनके का राजा हो, चाहे वो जूनागढ़ का राजा हो, साइन करेगा, बात तभी तो बनेगी। बिल्कुल। अब वो बात साइन करवाने के सर्कमस्टेंस क्रिएट करना, ये आपकी भी तो काबिलियत है। हुँ, हुँ, भाई अगर आप सिर्फ पूछेंगे, तो हाँ या ना हो जाएगी, लेकिन अगर आप करवाएँगे, तो वो काम होगा। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस समय के हिसाब से सरदार पटेल जो कर रहे थे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की बात कर लीजिए, चाहे वॉइसरॉय की बात कर लीजिए, उन्होंने तरीके हर तरह के अपनाए, हथकंडे सारे अपनाए। बॉटम लाइन सच बात ये है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। देश के लिए। अगर आप मोटे तौर पर देखें, मतलब दुःख होता है इस बात को बोलते हुए, 1950 की डेथ वाला आदमी, उसको आपने एक स्टैच्यू नहीं दी, जब तक आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी अब बनाई है 2018 में। हुँ, सोचिए कितना बड़ा गैप है। हुँ, क्या लेकर गया वो आदमी, हुँ, जिसने आपको एक देश दिया है। हुँ, जवाहरलाल नेहरू साहब के लिए मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, हुँ, बट उन्होंने ख्याति प्राप्त करी, उन्होंने हुँ, प्रसिद्धि प्राप्त करी। हुँ, हियर वाज़ अ मैन, जहाँ आप बार-बार लेटर्स दिखा रहे हो, जहाँ नेहरू हर बार उन्हीं को बोल रहे हैं, हुँ, भाई ये करा, भाई ये करा, ये करा, ये करा, खुद इन्वॉल्व होके कर, हुँ, और वो कर रहा था। आप सोचिए अगर नेहरू साहब ने उस एक दिन स्टैंड नहीं लिया होता कि हम अवामी लीग को होम मिनिस्टर नहीं देंगे, अगर ये स्टैंड नहीं लिया होता, तो बाकी वाला काम क्या होता? हुँ, फिर उस हर जगह पर अवामी लीग अपने हिसाब से काम करती, बिल्कुल। जो इंटरेस्ट अलग हो सकते थे। फिर आप बोलते कि हैदराबाद भी पाकिस्तान का पार्ट है, जूनागढ़ भी पाकिस्तान का पार्ट है, त्रिपुरा भी पाकिस्तान का पार्ट है। मेरे ख्याल 30 स्टेट के अंदर 7-8 स्टेट तो आपके पाकिस्तान के पास ही होते। हुँ, आप किसको कमांड करते, किसको डेवलप करते, किसको क्या करते। आई थिंक इट इज़ फिनोमिनल कि अब जाकर हमने रियलाइज़ किया कि सरदार पटेल इज़ एक्चुअली द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हुँ, और बाय द वे, अगर वर्ल्ड उसमें देखा जाए, मैं तो कहूँगा, ये भी एक वर्ल्ड ऑफ वंडर होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में
जितने टूरिस्ट आते हैं उससे डबल फिगर हर साल मार्क होती है स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूँगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद जब आप लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाओगे, तो एक अलग नज़रिए से सरदार पटेल को देख पाओगे। ये कहानी सर ख़त्म नहीं होगी अगर हमने कश्मीर टच नहीं करा। और कश्मीर को मैं आज आपसे ना कश्मीर की कहानी बहुत लोगों ने शायद सुनी भी होगी पर सरदार पटेल की निगाहों से सुनना चाहूँगा कि कश्मीर में क्या हो रहा था? देखिए, अगर हम सीधी-सीधी बात करें तो कश्मीर उस समय उसका जो बायस था, उसका जो इंक्लिनेशन था वो पाकिस्तान की तरफ था। हुँ, इसमें कोई डाउट नहीं। सिवाय हरी सिंह बीइंग अ राजपूत, और वैसे भी कश्मीरीज़ वर नॉट वेरी हैप्पी कि डोगरा रूलर जो है वो हमारे ऊपर रहे। बट जैसा कि उस समय कहा जाता है कि कश्मीर रियासत को उन्होंने खरीदा था उनके बाप-दादाओं ने, हुँ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़्यादा बॉटम लाइन ये आती है कि कश्मीर वाज़ सपोज्ड टू बी विद पाकिस्तान हुँ। एज़ अ सेंटिमेंट। अगर दिल के तौर पर देखा जाए तो उसके हिसाब से वो ज़रूर वो था। प्रॉब्लम आई सबसे बड़ी कि जब ये एक्सेशन की बात चली, जब पुंछ वाला रिबेलियन हुआ, वहाँ से डोगरा खड़े हुए, वहाँ से चीज़ें चेंज होती चली गईं, और उसमें भी जो डोगरा रिबेलियन के बाद जो सबसे बड़ी बात आई कि शेख अब्दुल्ला हुँ, को जब जेल डाल दिया गया, हुँ। तो ये बातें और बढ़ गईं। तो सर स्टेज सेट करो ज़रा कश्मीर का कि पुंछ रिबेलियन में पुंछ में क्या हो रहा था, शेख अब्दुल्ला के साथ क्या हो रहा था और ये पूरा कश्मीर के स्टेट में हरी सिंह के साथ क्या हो रहा था? देखिए, बड़ी सीधी अगर बात करें, पुंछ रिबेलियन का मतलब ये निकल कर आता है कि इट वाज़ अ डोगरा लीडर, दैट इज़ हरी सिंह जी। उनकी जो भी पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ पुंछ रिबेलियन में मुस्लिम जो ट्रुप्स थे, उन्होंने एक अपराइजिंग करी, हुँ, और ऐसा समझा जाता है कि उस अपराइजिंग में मुस्लिम फैक्टर को लेते हुए पाकिस्तान और शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा रोल था। वो सपोर्ट कर रहे थे, और इसलिए शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया, और वहाँ से सारी चीज़ें टर्न हो गईं, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान से जो है वो ट्राइबल्स के तौर पर उनकी आर्म्ड फोर्सेस आ गईं। इंडिया वेट कर रहा था कि भई आप जब तक एक्सेशन साइन नहीं करोगे तब तक हम नहीं करेंगे। हालाँकि माउंटबेटन ने ऑफ़र किया कि चीज़ों को स्टेबलाइज़ करने के लिए भेजिए, बट सरदार पटेल ने बोला नहीं, फोर्सेस रेडी हैं, लेकिन जाएँगी जब वो हमारा कंट्री का पार्ट होगा। यानी कि दूसरी जगह पे माउंटबेटन चाहते थे फोर्सेस ना जाएँ और सरदार पटेल ने भेजी। यहाँ पर वो कह रहे थे कि भेज दो फोर्सेस, सरदार पटेल ने कहा मैं नहीं भेजूँगा जब तक एक्सेशन साइन नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये टर्निंग पॉइंट हो गया कि उसके बाद जब मेनन साहब गए और हरि सिंह के साथ मिले, बैठे, बात करी, फोर्सेस इस हद की रेडीनेस में थी कि साइन होने के घंटों के अंदर फोर्सेस स्टार्टेड इंडक्टिंग एंड लैंडिंग, क्योंकि अगर मुज़फ़्फ़राबाद से जो ट्राइबल्स चले थे, वो बारामूला क्रॉस कर चुके थे हुँ, और श्रीनगर के एयरपोर्ट तक नियरली पहुंच गए थे। हुँ, दैट इज़ द टाइम जब हमारे फर्स्ट प्लेन लैंड हुए, लोगों ने पोजीशन ली और उसके बाद उनको पीछे धकेलना शुरू किया, बारामूला से पीछे धकेला, वगैरह-वगैरह। हुँ, इसके लिए क्योंकि मुसलमान कश्मीर का बहुत ज़्यादा उत्पात पर था, इसलिए नेहरू ने बोला कि चलिए शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ किया जाए हुँ। और उनके साथ एक एग्रीमेंट टाइप किया जाए, जिसमें उन्हें सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे-एंड-के बनाया गया। बट इस सारा के बीच में लॉस हमें ये हुआ कि वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ तक हम उसको वेकेट नहीं करा पाए, उस पर्टिकुलर टाइम पर। पर शेख अब्दुल्ला अगर रिलीज़ नहीं होते तो सिविल वॉर का जो डर था वो कहीं न कहीं शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ करके और उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करके वो तो किसी हम हद उसे तक कंट्रोल कर डैमेज लिया। कंट्रोल खो गया। इसमें हाँ। मैं इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, हालाँकि ऐसा भी हुँ, एक वर्ग है जो सोचता है कि उस समय हमें पीओके पूरे तक जा सकते थे। हुँ, हो सकता है हमारी फ़ौज की काबिलियत में उस समय ये ज़रूर रहा होगा, हुँ, बट अपने आप में उस दिन में कैसे डिसीज़न क्यों हो रहे थे, शेख अब्दुल्ला क्या चाह रहे थे, क्या जो मुस्लिम मेजॉरिटी उस एरिया की थी, वो हुँ, कितने उत्पात पर थी, इन सारी चीज़ों को अगर हम आज इवैल्यूएट करें, तो ये कहना आसान ज़रूर है कि अगर हमने पीओके तक फ़ौज भेज दी होती और पीओके को भी मिला लिया होता, तो ये प्रॉब्लम आज तक नहीं होती। हुँ, मैं मान सकता हूँ, थ्योरी के हिसाब से, कागज़ों के हिसाब से। बट सिचुएशन इज़ नेवर ओनली ऑन कागज़। हुँ, अदरवाइज़ अगर कागज़ों के हिसाब से चलते, तो सरदार पटेल वाज़ सपोज्ड टू ओनली आस्क महाराज आप हमारे साथ जॉइन करेंगे? वो मना कर दे तो अपना पीछे मुड़ जाओ। हुँ, लेकिन ये गए थे कि जनाब
इस पर साइन करना है, वो आ रहे हैं वरना। तो ये वो वाली बात हो। तो सेम गोज़ फॉर जे-एन-के कि मुझे लगता है कि ये कहना शायद गलत हो जाएगा कि उस समय के सारे डिसीजन गलत थे। आज की सोच के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो गलत है। बट उस पर्टिकुलर टाइम की प्रिवेलिंग सिचुएशन में क्या प्रायोरिटी सरकार की ये रही होगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को पीओके के आगे बढ़ाया जाए हुँ, और वहां जाकर बॉर्डर रोका जाए, या अभी जहां हैं कम से कम वहीं रुक जाए, हाँ। बाद में कभी सॉर्ट आउट कर लेंगे वगैरह वगैरह। इसलिए आप पाते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी कह ले, बट मुझे नहीं लगता कि पीओजेके उनके पास उतना खुश होगा जितना मेरा कश्मीरी मेरे पास खुश है। इस चीज़ के ऊपर एक पॉडकास्ट हमने सर के साथ ही करा है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि वो ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। कश्मीर की 2000 साल की क्या हिस्ट्री रही और कैसे 1947-48 में क्या हुआ और वहाँ से 91, 92, 93 तक क्या हुआ, उस पर भी एक पॉडकास्ट करा है, उसका भी लिंक डालूँगा। मैं ज़रूर बोलूँगा आपको देखना चाहिए। पर सर, ये कश्मीर के साथ-साथ कहीं न कहीं हमारा भारत का नक्शा जैसा हमें आज दिखता है, वो पूरा हुआ और शायद सिर्फ सरदार पटेल की वजह से। जाने से पहले सरदार पटेल के बारे में सीखने लायक चीज़ क्या है, क्या बताएँगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि 15 लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुँ, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। 15 में से 12 का कहना था कि पटेल शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, हुँ, और उन्होंने कहीं कंटेस्ट नहीं किया कि ये तो मेजोरिटी मेरे फेवर में है। हुँ, उन्होंने अलाउ किया कि अगर नेहरू जी के से बात बनती है तो मैं वो वाले काम करूंगा जो मेरा देश बनाएंगे, हाँ, मैं बनूंगा नहीं। हुँ, मैं इस मामले में शायद क्रिटिसाइज कर लूं नेहरू जी को हुँ, कि वो अपने आप को बना रहे थे, हुँ, यहाँ एक बंदा कंट्री बना रहा था। चॉइस एज आपके पास और मेरे पास अब भी है। हुँ, आप अपने आप को बनाने वाले हो, अपने देश को बनाने वाले हो। आप अपनी इस फ्रीडम को मेंटेन करने वाले हो, या इसे बढ़ाने वाले हो, हुँ, या इसे कम करने वाले हो। हुँ, फ्रीडम आपको अगर वो दे गए हैं, मैं उसको एन्जॉय कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से एन्जॉय करो। उस तरीके से एन्जॉय करो जिस तरीके से सरदार पटेल ने बिना कुछ लिए सिर्फ़ दिया, हुँ, और किसी को नहीं दिया, अपने देश को दिया। हुँ, क्योंकि उनका सोच था कि जब मैं अपने देश को कुछ दे रहा हूँ, तो वो मेरा है, हुँ, क्योंकि वो देश को अपना समझ रहे थे। मुझे लगता है आज आप में और मुझ में शायद कहीं न कहीं इस बात की कमी है, जो हमें ओवरकम करनी चाहिए। देश से बढ़कर कोई नहीं, ये सब बोल लेते हैं। हुँ, बोलना बड़ा आसान है, हर दूसरा पॉलिटिशियन बोल देगा, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं, ग्राउंड पर करके दो। इस बंदे ने आपको वो काम करके दिया, जिसकी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 40 साल बाद बनाते हैं। हाँ, उसने इसलिए नहीं किया था कि मेरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनेगी या यूनिटी बनेगी। हुँ, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा या होम मिनिस्टर बनूँगा? हुँ, क्या मेरे माउंटबैटन को जवाब देने से अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? उसने सिर्फ़ वो किया कि जो मेरे देश के लिए अच्छा था, जो वो उसके दिल में कन्विंस था कि मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं हुँ, मान सकता हूँ, किसी एक राजा को उन्होंने डराया-धमकाया, हो सकता है वो उसके लिए बुरा हो, देश के लिए अच्छा था। हो सकता है आपने जूनागढ़ को एनसर्कल किया हो, हैदराबाद को एनसर्कल किया हो, उस राजा के हिसाब से गलत हो सकता है, मेरे देश के लिए ठीक था। बिल्कुल। बड़ा सीधा-सीधा मामला है। देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश की डेमोक्रेसी से बढ़कर कुछ नहीं, आपकी आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं। इस आज़ादी को देने में बहुत एफर्ट लगे हैं, हुँ, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। मेरे से पूछिए कि अगर हमें कारगिल को आज़ाद करने में जो महीना लगा, वो हमें मालूम है कैसे लगा, और बिल्कुल। उसकी कीमत हमने क्या दी। हुँ, उस कीमत को रिस्पेक्ट करिए। हुँ, अपने देश को बनाने की सोचिए, बिगड़ने वाली चीज़ें ज़रूर आएँगी। कितना बिगड़ना है, वो आपके ऊपर है। सरदार पटेल बिगड़े भी थे कहीं-कहीं। हुँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हुँ, बिगड़े नहीं थे, लेकिन वो बिगड़े थे अपने देश के लिए। हुँ। आई थिंक इससे बड़ा लेसन कोई और नहीं हो सकता। और मैं लोगों को याद दिला दूँ कि ये पूरी जो हमने कहानी डिस्कस करी है, ये सारा 10 हफ्ते में हुआ था। इतना कुछ हुआ था 10 हफ्ते में, जो उन्होंने सारा हैंडल करा था। इट्स अ ग्रेट लीडरशिप लेसन ऑल्सो। पर सर, थैंक यू दोबारा हमारे साथ समय निकाल कर ये पूरा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के दिन डिस्कस करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।